जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति के वन शॉट वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम इस बुक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो देखेंगे। और इस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे के बीच में होने वाली है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद 90+ मार्क्स इसमें प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज पर जाकर आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति का वर्णन करें। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान की एक ऐसी विशेषता माना जाता है जो भारत को केवल राजनीतिक लोकतंत्र की ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में भी आगे बढ़ाती है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई? नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा मुख्य रूप से कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। लेकिन केवल आयरलैंड ही इसका स्रोत नहीं था, इसके पीछे महत्वपूर्ण विचार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी। संविधान निर्माताओं का मानना था कि केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार दे देना पर्याप्त नहीं है। यदि समाज में गरीबी, असमानता और शोषण बना रहे तो अधिकारों का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वे चाहते थे कि संविधान सामाजिक क्रांति का एक प्रभावी साधन बने और ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करे जिससे व्यक्ति और समुदाय दोनों का कल्याण हो। इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य सामने कुछ आदर्श लक्ष्य रखे गए ताकि शासन जनता के कल्याण की दिशा में कार्य करे। तो अब देखते हैं इनके विचार क्या हैं, दृष्टिकोण क्या है कुछ विद्वानों के। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा था कि संविधान के भाग 4 को शामिल करके संविधान सभा भविष्य की विधायिका और कार्यपालिका को यह निर्देश करती है कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण थे ये नीति निर्देशक सिद्धांतों की वे मार्गदर्शन सिद्धांत है जिसके आधार पर भारत की भविष्य की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियाँ निर्धारित की जानी है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं हम ऑस्टिन का। ग्रेनेविल ऑस्टिन का मत यह है कि संविधान विशेषज्ञ के अनुसार कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्माण में 4 प्रमुख व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसमें कौन कौन है? BN राव, AK अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और KT शाह। इन 4 प्रमुख व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस सिद्धांत को लेकर। नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको बनाने में 4 प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका रही है, जिनके बारे में आपने बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑस्टिन के अनुसार इसमें BN राव का योगदान सबसे अधिक प्रभावशाली था। अगला है इसमें कराची प्रस्ताव का प्रभाव क्या रहा। कराची प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नीति निर्देशक सिद्धांत की उत्पत्ति 1931 के कराची प्रस्ताव का गहरा प्रभाव पड़ा था। इस प्रस्ताव में सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार और राष्ट्रवादी विचारों को विशेष महत्व दिया गया था। बाद में यही विचार नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिखाई देते हैं। ऑस्टिन का मानना था कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इन सिद्धांतों के पक्ष में थे और इनके मूल उद्देश्यों से सहमत थे। तो कराची प्रस्ताव का प्रभाव बहुत ज़्यादा हमें इसमें देखने को मिला है। फिर गांधीवादी और भारतीय दृष्टिकोण के बारे में देखें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का केवल पश्चिमी विचारों का ही प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, बल्कि इसमें गांधीवादी विचारधारा और भारतीय सामाजिक दृष्टिकोण की भी झलक मिलती है। ग्राम स्वराज, कमजोर वर्गों का उत्थान, सामाजिक समानता तथा जन कल्याण जैसे विचार गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। तो इसमें क्या है, सामाजिक न्याय के दर्शन जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान की सामाजिक न्याय संबंधी भावना क्या है, निहित है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो विधायिका और कार्यपालिका को बताते हैं कि शासन करते समय उन्हें किन आदर्श और मूल्यों को ध्यान में रखना है। अगर इन्हें अलग शब्दों में बताऊं तो सरकार के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तिका की तरह यह कार्य करता है। तो ये कौन कौन से हैं?
अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में जो जो विषय शामिल हैं वो सभी इसमें ऐड किए गए हैं। 36 से जो भी हमारे हैं सारे विषय आप वीडियो को पॉज करके इनमें पढ़ सकते हैं, जो कि आप एग्ज़ाम में इन्हें लिख भी सकते हैं कि ये क्या है। अगर आपको याद कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो इन्हें याद कर लीजिएगा, नहीं इनको याद करना भी इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये इनके कुछ हमारे महत्वपूर्ण तत्व थे जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं। फिर इसका देखते हैं निष्कर्ष क्या होगा। इसका निष्कर्ष इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आंसर दिया है उसके आधार पर आपको देना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति, आयरलैंड के संविधान, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, 1931 के कराची प्रस्ताव और गांधीवादी विचारधारा का सामाजिक न्याय के दर्शन से हुई है। इसका उद्देश्य भारत में ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें न्याय, समानता और जन कल्याण के सर्वोच्च महत्व दिया जाए। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता तथा धर्मनिरपेक्षीकरण में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या है कन्फ्यूजन हो जाता है कि धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण दोनों शब्द सुनने में क्या थोड़े समान से लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ और स्वरूप दोनों अलग अलग है। परीक्षा में अगर आप उत्तर लिखने जा रहे हैं तो दोनों की अवधारणाओं को अलग अलग समझना आवश्यक है। पहले हम समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो आप हेडिंग करके लिखिएगा, अलग से लिखिएगा धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है या धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य और धर्म के बीच उचित दूरी बनाए रखना तथा सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव का रखना। यदि कोई राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र और उदारवादी राज्य का यह सिद्धांत है कि नागरिकों के साथ समान धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत क्या आते हैं, राज्य किसी धर्म विशेष को लोगों पर नहीं थोपता है, किसी समुदाय को अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोकता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता का विरोध करता है, सामाजिक मूल्यों की सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। इसी कारण धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव की भावना से देखा जाता है, इसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता एक विचारधारा है और राज्य की नीति यह बताती है कि राज्य को विभिन्न धर्मों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये ओवरऑल हमारा था क्वेश्चन का धर्मनिरपेक्षता। अब जानते हैं इसका धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है। धर्मनिरपेक्षीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार पर धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। सामाजिक विचारकों के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक विचारधाराओं का नियंत्रण सांसारिक मामलों से कम हो जाता है। तो इसमें यह कहना क्या जाता है कि तर्क, अनुभव, विज्ञान और व्यवहारिक सोच को अधिक मूल्य मिलने लग जाता है धर्म की बजाय। महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मनिरपेक्षीकरण धर्म का विरोध नहीं करता है, नए धर्म को समाप्त करने की बात करता है। यह केवल यह बताता है कि सार्वजनिक नीतियों, प्रशासन और सामाजिक संबंध है उनका संचालन धार्मिक आधार के बजाय तार्किक और व्यवहारिक आधार पर होना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पर इसको बात करूँ तो मैं, यदि शिक्षा, कानून और सरकारी नीतियाँ किसी धर्म विशेष प्रभाव के बजाय वैज्ञानिक और संवैधानिक आधार पर बनाई जाए तो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया माना जाएगा। तो यह तो सच भी है कि अगर आप किसी धर्म को आगे लेके चलोगे, एक धर्म को लेके चलोगे तो देश क्या है पिछड़ जाएगा। यदि आप उसी देश में क्या है टेक्नोलॉजी और जो सार्वजनिक नीतियाँ उनकर लेकर चलोगे तो देश है वो विकसित हो जाएगा और उन्नति के रास्ते पर चलेगा। आपने उदाहरण के तौर पर देख लिया होगा, इंडिया के आज के दिन बगल में देखते हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्या धर्म के झंडे को लेकर चले, आज के दिन क्या है फ्लॉप है, कोई नहीं जानता इसको। इन्होंने क्या इस्लाम, इन धर्म को हम एक है ये है करके एक तरफ लेके चले। ये क्या है टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए। अगर भारत की भी कंडीशन बताता हूँ, कोई भी देश हो किसी भी धर्म को आगे लेके चले, उसको सभी चीज़ों से प्रायोरिटी देगा तो वो देश पिछड़ जाएगा किसी न किसी मामले में। देश की उन्नति टेक्नोलॉजी में है, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। देश, किसी देश का भविष्य उसकी तकनीकी बताती है कि वो कितना आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गांधीवादी अवधारणा क्या है, इसके मूल सिद्धांत कौन से हैं। अगर आप इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षीकरण और धर्मनिरपेक्षता के बारे में निष्कर्ष निकालोगे तो दोनों अलग अलग अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता राज्य की नीति है और जो सभी धर्मों को सम्मान देने पर बल करती है, जबकि धर्मनिरपेक्षीकरण समाज में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें धर्म का प्रभाव धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन और संस्थाओं पर कम हो जाता है।
तथा यह तर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व मिलने लगता है। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष था। अब क्वेश्चन नंबर 3, गांधीवादी अवधारणा क्या है, इसके मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें जानना है कि गांधीवादी अवधारणा के बारे में, तो ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है। गांधीवादी महात्मा गांधी के विचारों, आदर्शों, विश्वासों और जीवन दर्शन का समग्र रूप है। गांधी जी केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता ही नहीं थे, बल्कि वे ऐसे चिंतक थे जिन्होंने राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और नैतिकता को एक दूसरे से जोड़कर देखा है। अगर सरल शब्दों में आपको बताऊं तो गांधीवाद उन सभी विचारों का संग्रह है जिन्हें गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में अपनाया है, प्रयोग किया है और समाज के सामने प्रस्तुत किया है। गांधी जी का विश्वास था कि राजनीति का आधार केवल सत्ता प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य, नैतिकता, सेवा और मानव कल्याण होना चाहिए। गांधीवाद का आधार क्या था, इसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या क्या आधार थे, इन किन किन बातों में इसकी बात हुई है, तो सभी को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले गांधीवादी के मूलभूत सिद्धांत क्या है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, राम राज्य, सत्ता का विकेंद्रीकरण, नैतिकता, सामाजिक सद्भाव, ट्रस्टीशिप इत्यादि हैं। तो इसमें सत्य और अहिंसा को देखेंगे, एक एक करके इन सभी को समझेंगे। गांधीवादी विचारधारा के ये दो आधारभूत सिद्धांत हैं। गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। नैतिकता इसका आधार है। अहिंसा का अर्थ होता है कि प्रेम और उदारता का प्रकाश था। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा कभी नहीं पहुंचाता है। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने, दूसरों को चोट न पहुंचाने की एक विधि है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध, महावीर की शिक्षा, टोल्स्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में मिल सकती है। अगला है इसमें सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का अर्थ है यूनिवर्सल उत्थान, सभी की प्रगति। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनूट दिस लास्ट पर पढ़ा था। अगला है इसमें स्वराज। हालांकि स्वराज शब्द क्या अर्थ है स्वशासन, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी है जो जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज स्वशासन से था, इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता और संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। स्वशासन, आत्म संयम और इसे मोक्ष के बराबर माना जा सकता है। फिर अगला है इसमें ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर और भागवत गीता के अध्ययन से उन्हें विकसित हुआ था। फिर इसमें आता है स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ क्या है, इसमें स्व और देश, अपना देश, दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात अपने देश की वस्तुओं और संसाधनों का उपयोग करना। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी केवल क्या है आर्थिक नीति नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता की मांग थी। वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता का मार्ग स्वदेशी उद्योगों और आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है। इसी कारण चरखा और खादी स्वदेशी के प्रतीक बने। तो ये हमारा क्या था, स्वदेशी था। फिर आदर्श राज्य की स्थापना। तो गांधी जी ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें अहिंसा पर आधारित हो, नैतिक मूल्यों पर संचालित हो, शोषण और स्वार्थ से मुक्त हो, जहां सभी लोग सुखी और सुरक्षित जीवन जी सकें। इसी गांधी जी राम राज्य की अवधारणा से जोड़कर देखते हैं आदर्श राज्य की स्थापना को। अगला है विकेंद्रीकरण, अर्थव्यवस्था और न्यायधारिता का सिद्धांत। तो विकेंद्रीकरण, अर्थव्यवस्था और न्यायधारिता क्या होता है। गांधी जी की आर्थिक शक्ति और अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोधी थे। वे चाहते थे कि गांव और स्थानीय इकाइयों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। साथ ही वे चाहते थे कि पूंजीपति अपनी संपत्ति का उपयोग समाज में व्यापक हित में करे। फिर अगला है इसमें साध्य और साधन क्या थे। गांधीवाद एक नैतिक दर्शन है। गांधी जी का मानना था कि लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने के साधन भी पवित्र होने चाहिए। उनका प्रसिद्ध एक विचार भी था, यदि पवित्र साधन उपलब्ध न हो तो उसे साध्य को ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। तो ये उनका एक विचार था। तो इस क्वेश्चन में आपने ओवरऑल क्या पढ़ा, इसका आप निष्कर्ष बता सकते हैं कि गांधीवाद सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय, स्वदेशी, ट्रस्टशिप, नैतिकता और मानव कल्याण पर आधारित एक व्यापक जीवन दर्शन है। इसका उद्देश्य ऐसे समाज और राज्य की स्थापना करना है जहां न्याय, समानता, नैतिकता, मानवता सर्वोच्च मूल्य हो।
तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष और आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राजनीति में जाति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। भारतीय राजनीति को अगर आप समझना चाहोगे तो उसके लिए जाति और राजनीति के संबंध को समझना बहुत ही आवश्यक है। भारत एक ऐसा समाज है जहां जाति व्यवस्था का प्रभाव सदियों से सामाजिक जीवन पर रहा है। यही कारण है कि राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही है। भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दों में जातिवाद एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। संविधान लागू होने के बाद समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन आज भी किसी जाति किसी न किसी रूप में राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। यदि हम भारतीय राजनीति का अध्ययन करें तो पाएंगे कि चुनाव, राजनीतिक दल की रणनीति, उम्मीदवारों का चयन, मतदान का व्यवहार, सत्ता की राजनीति, इन सभी पर जाति का प्रभाव दिखाई देता है। तो स्वतंत्रता के बाद क्या है, जाति की बदलती भूमिका हमें देखने को मिली है। 1950 में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है लागू होने के बाद भारत के सभी नागरिकों को मतदान और राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न जातीय समूहों ने अपने हितों की रक्षा, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि दलित वर्ग हो गया, पिछड़े वर्ग हो गए और अन्य वंचित समुदाय होंगे, राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गए और अपने अधिकारों के लिए संगठित होने लगे। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद जाति की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक संगठन और प्रतिनिधित्व का माध्यम बन गई। सभी लोग क्या है, संगठन बना के सत्ता में अपनी भागीदारी चाहते थे ताकि वो देश पर राज कर सकें। अगला है राजनीति में जाति की भूमिका। इसके 4 प्रमुख आधार हैं। अगर इनके आधार को देखोगे तो भारत में जाति और राजनीति में आपसी संबंध इनको समझोगे तो प्रमुख 4 बिंदुओं को समझना आवश्यक है, जिसमें पहला क्या, भारत में सामाजिक व्यवस्था आधारित जाति। दूसरा आप इसमें क्या देखोगे, सामाजिक संरचना ही राजनीतिक संरचना को प्रभावित करती है। दूसरा कौन सा है, इसमें लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक प्रक्रिया जातीय संरचना को प्रभावित करती है। तीसरा कौन सा है, भारतीय राजनीति सदैव जाति के इर्द गिर्द घूमती है, जो राजनीतिक सफलता में जाति का महत्व हो गया इसका मतलब। चौथा इसमें क्या आ जाएगा, वर्तमान जाति विशेष संगठन, तो जातीय संगठन की जो सक्रिय भागीदारी है वो इसमें आएगा। तो इन 4 पॉइंटों को आप कैसे समझोगे, इनको देखने के लिए क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित जाति है ना, भारत की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था लंबे समय तक जाति के आधार पर संगठित रही है। राजनीति समाज से अलग नहीं होती है बल्कि सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए जिस समाज में जाति का प्रभाव अधिक होगा वहाँ राजनीति पर भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो सामाजिक संरचना ही राजनीतिक संरचना को प्रभावित करती है। ये इसका मेन एजेंडा है, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित जाति का है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो हम राजनीतिक दलों द्वारा जातीय समर्थन का उपयोग किया गया। लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दल विभिन्न जातीय समूहों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल यदि किसी विशेष जाति का समर्थन मिल जाए तो उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है और वो चुनाव में जीत जाएंगे और उनकी चुनावी रणनीतियाँ जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। थर्ड इसमें क्या आएगा, राजनीतिक सफलता में जाति का महत्व क्या है। तो कोई भी विशेष जाति होगी जिससे क्या है उसका समर्थन लेके वो राजनीति में अपना निखार लाएंगे और जीत प्राप्त कर लेंगे और सत्ता स्थापित कर लेंगे, जिससे क्या है राजनीतिक सफलता में जाति का महत्व हो जाता है। अगला है इसमें जातीय संगठन की सक्रिय भागीदारी। वर्तमान समय में अनेक जातीय संगठन सीधे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये संगठन अपने समुदाय के हितों, प्रतिनिधित्व, आरक्षण और सामाजिक न्याय के जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। इसलिए राजनीति में जाति आधारित संगठनों की भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ गए हैं। तो ये था। फिर इसमें राजनीति में जाति की भूमिका के उदाहरण देखने को मिलते हैं बहुत सारे में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी होगी जिसे बीएसपी बोलते हैं। इसने क्या किया, दलितों और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया। फिर 1970 से 80 तक चौधरी चरण सिंह और लोकदल, जो कि 1970 और 80 के दशक में चरण सिंह ने नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल और बाद में लोकदल ने उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों को संगठित किया और किसान वर्ग को लुभाया। अगला आता है इसमें डीएमके, डीआईएमके। तो ये क्या होता है, एआईडीएमके और डीएमके में क्या है, इन्होंने द्रविड़ और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर 1990 के दशक के बाद क्या हुआ, भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। दलितों की जो राजनीतिक भागीदारी थी वो बढ़ गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग अधिक सक्रिय हो गए थे। ओबीसी वर्ग, सामाजिक न्याय की राजनीति को बल मिल गया था। तो परिणाम स्वरूप पहले जो समूह राजनीति में हाशिए पर थे वो निर्णय प्रक्रिया में, सत्य संरचना में अधिक भागीदारी में आने लग गए। आज के दिन प्रेजेंट की राजनीति में देखें तो जैसे कि
कोई भी सरकार हो वो क्या करती है, डायरेक्ट राजनीतिक संगठन है वो जातिगत संगठन का फ़ायदा उठाते हैं और क्या बोलते हैं कि जैसे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि मैं किसी विशेष दल से संबंध रखता हूँ, फिर कोई राजनीतिक संगठन उसमें दौर में आता है कि इनको हाशिए पर है, इनका शोषण किया जा रहा है, हम आपके साथ हैं, तो उनका क्या है, सभी कोशिश करते हैं कि हम इसका समर्थन ले लें और सत्ता में अपने छाप छोड़ दें। तो भारतीय राजनीति में जाति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक और जाति राजनीतिक संगठन, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय का माध्यम बनी, वहीं दूसरी ओर जातिवाद कई बार सामाजिक विभाजन और राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देती है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौती यह है कि सामाजिक न्याय और समानता को मजबूत करते हुए जाति विभाजनों को कम किया जाए। तो ये हमारे आंसर हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, उदारवादी उपागम के क्षेत्र में हुए परिवर्तन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उदारवाद मूल रूप से क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और सीमित राज्य की अवधारणा पर आधारित विचारधारा है। प्रारंभिक उदारवादी विचारकों का मुख्य ध्यान व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की भूमिका तक सीमित था, लेकिन 1950 के पश्चात उसके 50 के बाद क्या हुआ, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण उदारवादी उपागम, जिसे क्या है लिबरल अप्रोच बोलते हैं, कि अध्ययन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसने अपने दायरे को व्यापक बनाया और नई अवधारणाओं को शामिल किया। अब उदारवादी उपागम केवल एक व्यक्ति और राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने क्या किया, नागरिक समाज, बहुसंस्कृतिवाद और सामाजिक पूंजी जैसी अवधारणाओं को भी इसमें शामिल कर लिया। तो इसमें क्या क्या आता है, उदारवादी उपगम के क्षेत्र में नागरिक समाज। तो नागरिक समाज की जैसे ही बात करोगे तो उदारवादी उपागम का मूल आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन समय के साथ यह महसूस किया गया कि केवल व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि समुदाय, जातीय समूहों और वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा भी आवश्यक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन कई बार राज्य नागरिकों की उपेक्षा को पूरा करने या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में नागरिक समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उदारवादी उपगम में नागरिक समाज के माध्यम से जो अधिकार हैं उनका महत्व जाता है, जैसे कि संगठन बनाने का उनको अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विरोध व्यक्त करने का अधिकार है, जनमत निर्माण का अधिकार है। तो ये नागरिक समाज के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए उदारवादी उपागम के कारण, वो हमें इसमें देखने को मिले। अगला है इसमें बहुसांस्कृतिकवाद। 1950 के बाद उदारवादी उपागम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आया, बहुसांस्कृतिकवाद। जो प्रारंभिक उदारवाद था उसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत अधिकारों पर बल था, लेकिन आधुनिक उदारवाद ने सामूहिक अधिकारों को मान्यता प्राप्त दी। भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है जहाँ पर धर्म, भाषाएं, संस्कृति और जातीय समूह साथ साथ रहते हैं। तो इसी कारण उदारवादी उपागम में यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों को अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और पहचान को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो ये हमारा बहुसंस्कृतिवाद हो गया। फिर इसमें आता है सामाजिक पूंजी। उदारवादी उपागम में 1990 के बाद, जो 1990 है उसके बाद सामाजिक पूंजी की अवधारणा को विशेष महत्व मिल गया था। सामाजिक पूंजी का संबंध समाज के विभिन्न समुदाय और समूहों के बीच में विश्वास, सहयोग और संबंधों से है। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य यह समझाना था कि समाज में विभिन्न समूह किसी प्रकार की आपसी संबंधों और सहयोग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सामाजिक पूंजी की बात करें तो नागरिक समाज को मजबूत बनाती है, लोकतंत्र को स्थिर करती है, विभिन्न समुदाय के बीच में विश्वास पैदा करती है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। इसलिए समुदाय के बीच में मेल मिलाप, सहयोग का आधार माना जाता है। तो उदारवादी उपागम हुआ, उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उसके महत्व क्या है कि व्यक्ति के अधिकारों तक सीमित न होकर समुदायों को अधिकार, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक संबंध, नागरिक सहभागिता, इन विषयों को महत्व मिला। इसका उद्देश्य समाज में विभिन्न संस्थाओं और समूहों के बीच में सहमति और सहयोग संतुलन स्थापित करना रहा था। इस प्रकार उदारवादी उपागम के क्षेत्र में परिवर्तन विभिन्न संस्थाओं में आम सहमति बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जेंडर आधारित आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। जेंडर आधारित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच में मौजूद असमानताओं, भेदभाव और अन्याय को समाप्त करना था। भारत में जेंडर आधारित आंदोलनों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हो चुकी थी। इनका विकास सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। यदि हम भारत में महिला आंदोलन के इतिहास को देखें तो
पाएंगे कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। इन्हीं प्रयासों ने आगे चलकर जेंडर आधारित आंदोलनों का रूप ले लिया था। तो प्रारंभिक महिला आंदोलन में और सामाजिक सुधार में अगर हम देखें तो समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़ी 3 प्रमुख समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें थी विवाह की आयु, विधवाओं की स्थिति, पुनर्विवाह का अधिकार और महिला शिक्षा इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें 3 टॉपिक पर मेन फोकस किया गया था। तो 3 कौन सी थी? महिला विवाह की कम उम्र, विधवा महिलाओं का जीवन, पुनर्विवाह का अधिकार, ये 3 मुद्दे थे। फिर इन समस्याओं के समाधान के लिए एक और कानून सुधारों की मांग की गई, वहीं दूसरी ओर महिलाओं में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। अगर इसमें एक एक करके देखें तो सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन हुआ। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। तो इन्होंने क्या किया? 1817 में पंडित मृत्युंजय विद्यालंकर ने कहा कि सती प्रथा को शास्त्रों का समर्थन प्राप्त नहीं है। 1818 में बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर उन्मूलन अधिनियम पारित कर दिया। यह महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। फिर दूसरा हम बात करें तो इसमें विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिसमें शुरुआत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में अभियान चलाया। यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विधवा पुनर्विवाह शास्त्र सम्मत है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें पहले अपनी पहल की। इनके परिणामों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। फिर अगला स्टेप किसके विरुद्ध था? बाल विवाह से संबंधित। तो बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन हुए। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध भी आंदोलन चलाए गए। इन आंदोलनों ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के महत्व के प्रति समाज को जागरूक किया। फिर बात करते हैं इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के रूप में। तो धीरे धीरे महिलाएं क्या करी? सामाजिक सुधार आंदोलनों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। हालांकि उन्हें कई बार पुरुष प्रधान समाज का विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा। महिला नेताओं ने समान मताधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सार्वजनिक जीवन में समान अवसर पर मांग उठाई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ये कब हुआ? 1920 में की गई भारतीय अखिल महिला सम्मेलन, जिसे कि AIWC की स्थापना भी बोलते हैं। इस संगठन ने महिला शिक्षा, महिला जागरूकता तथा महिला अधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब बात करते हैं, ये थी स्वतंत्रता पहले की। अब स्वतंत्रता के बाद महिला आंदोलन। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय के बाद महिला आंदोलन की गति धीमी पड़ी, लेकिन बाद में यह अधिक संगठित रूप में आगे बढ़ा। इसमें प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1954 में भारतीय महिला का राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया, जिसे कि नेशनल FW भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ बोलते हैं। तेलंगाना आंदोलन में महिलाओं का सक्रिय भागीदारी रही। 1950 और 60 के दशक में मजदूर आंदोलनों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बात करते हैं अब 1970 के दशक की। 1970 के दशक में भारतीय महिला आंदोलनों के इतिहास में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला दशक तथा विश्व स्तर पर उभरते नए नारीवाद आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। इसके कारण क्या हुआ? महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे अधिक संगठित और प्रभावी ढंग से सामने आने लग गए। फिर इसमें आया नया मोड़, जेंडर आधारित आंदोलनों के प्रमुख प्रभाव पड़े, जिसमें लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूकता, महिला अधिकारों को बढ़ावा देना, जिसमें शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी तथा समान अवसर दिए। फिर कुछ कानूनी सुधार क्या है? कुछ कानूनी सुधार देखने को मिले। फिर राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हो गई। सामाजिक चेतना का विकास हो गया, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी। इन आंदोलनों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन तो किए, लेकिन लैंगिक असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी।
आज भी अगर देखते हैं तो घरेलू हिंसा और जो वर्किंग प्लेस है, कार्यस्थल पर भेदभाव होता है, वेतन असमानता है तथा सामाजिक पूर्वाग्रह हमें देखने को मिलता है। ये समस्याएं आज भी मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संसद के सदस्य की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं कौन कौन सी हैं? भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है, इसलिए संसद का सदस्य बनने के लिए संविधान और कानून द्वारा कुछ निश्चित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। साथ ही ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनमें व्यक्ति संसद का सदस्य बनने या बने रहने के लिए अयोग्य माना जाता है। संसद सदस्य की योग्यताओं और अयोग्यताओं का उल्लेख मुख्य रूप से संविधान तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। ये इसमें देखना चाहिए। तो संविधान के अनुसार संसद की सदस्य के लिए कौन सी अर्हताएं हैं? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष या उससे अधिक तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ये भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन वह लाभ का पद धारण न किए हुए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो और दिवालिया न हो। तो ये संसद सदस्य बनने की कुछ योग्यताएं हैं कि उसको ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त योग्यताएं भी दी गई हैं कि संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए कौन सी योग्यताएं निर्धारित की हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कहीं से उम्मीदवार बनने के लिए यह आवश्यक है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। तो पहला क्या है? मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना जरूरी है। दूसरा, अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थान के उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हों। इसी प्रकार जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वह जनजाति के सदस्य हों। तो आरक्षित सीटों के लिए विशेष योग्यता है कि SC ST जो उम्मीदवार हैं वो उसी सीट के लिए सदस्य होना जरूरी है। अगर जनजाति से है तो वो जनजाति का सदस्य हो, अगर अनुसूचित सूची का तो उसी की सूची का होना चाहिए। तो संसद की अयोग्यताएं क्या हैं जो कि इस पर डिपेंड करती हैं? तो इनमें अयोग्यताओं पर बात करें तो उस पर गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। फिर ये क्या है? संसद सदस्य का निम्नलिखित अवस्था में स्थान रिक्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये किस कंडीशन में होगा? यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे संसद द्वारा विहित रीति से एक सदन से त्याग पत्र देना होगा। तो दोनों सदनों में वो मौजूद नहीं रहता, एक में उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि संसद और राज्य विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे विहित प्रक्रिया से निर्धारित अवधि के अंदर किसी एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा क्या है? यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 में विनिर्दिष्ट निहरता से ग्रस्त हो जाए तो उसका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, 60 दिन की लगातार एब्सेंट रहती है, तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। पांचवा, 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद यदि कोई सदस्य निम्न परिस्थिति में होगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई सदस्य अपने दल या उसके अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके निर्देश विपरीत मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे और दल अपने निर्देश के उल्लंघन के लिए 15 दिन के अंदर क्षमा नहीं करे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 महीने के बाद की अवधि में किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए। तीसरी कंडीशन में यदि निर्दलीय रूप में निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए तो इस अधिनियम के अंतर्गत 52वें संविधान अधिनियम के बाद कोई सदस्य इन स्थितियों में होगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो सदस्य की अयोग्यताएं कब होगी? कुछ परिस्थितियों में चुनाव लड़ने या संसद का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है तो गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्ति हो, और जब संसद जिसमें क्या है आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, तस्करी करने वाले हो, खाद्य पदार्थों दवाओं में मिलावट करने वाले हो, विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने वाले हो, महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति को क्या करना होगा? संसद सदस्य की अयोग्यताएं घोषित कर दी जाएंगी। तो हमने अभी क्या देखा लेटेस्ट में? संसद सदस्य का स्थान कब रिक्त हो सकता है? दोनों सदस्यों की सदस्यता हो, एक से अगर रिजाइन ना करे तो। अनुच्छेद 102 के अंतर्गत अयोग्यता दी जाती है। लगातार अनुपस्थिति हो 60 दिन से ज़्यादा, अगर वो त्यागपत्र दे देता है तो, या दल बदल कानून के अंतर्गत क्या है उसे अयोग्यता दे दी जाएगी 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करेगा,
मनोनीत सदस्य द्वारा दल में शामिल होगा, निर्दलीय सदस्य द्वारा दल में शामिल होगा। तो ये इन कंडीशनों में वो अयोग्य करार दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति का विवरण हमें इस क्वेश्चन में देना है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी धर्म या धार्मिक समुदाय के हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना तथा अन्य समुदायों के प्रति अलगाव या विरोध की भावना विकसित करना। भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत मध्यकाल में मुसलमानों के भारत आगमन से और उनके शासनकाल से हुई है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मत है कि आधुनिक भारत सांप्रदायिकता का वास्तविक विकास औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ है। तो सांप्रदायिकता और ब्रिटिश शासन की इसमें बात करेंगे कि ये क्या होता है। ब्रिटिश कालीन भारत के लगभग 200 वर्षों के इतिहास की गंभीरता को अध्ययन करने से यह स्पष्ट हुआ है कि उनका सुदीर्घ और सफल शासन तलवार के स्थान पर एक ऐसे सुदृढ़ स्तंभ पर टिका हुआ था जिसके प्रमुख आधार कूटनीति और विभाजन नीति थे। तो इसमें मेनली हम बात क्या करेंगे कि अंग्रेजों का क्या रोल था। वो करते थे फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते थे, डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिश शासन लगभग 200 वर्षों तक भारत में बना रहा। इसके पीछे केवल सैन्य शक्ति नहीं थी, बल्कि वो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते थे। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारत में बहुत सारी धर्म, भाषा और जातियाँ हैं। इसके बावजूद भारत में क्या है, सांस्कृतिक एकता मौजूद है। यदि सभी भारतीय एकजुट हो गए तो ब्रिटिश शासन के लिए भारत पर शासन करना कठिन हो जाएगा। इसी कारण अंग्रेजों ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच में विभाजन की नीति अपनाई और धीरे धीरे सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे दिया। और वो आज भी प्रेजेंट में इंडिया में हमें देखने को मिलती है, जो कि आज के दिन हम हिंदू मुसलमान करते हैं, वो अंग्रेजों की ही देन है। तो विभाजन की नीति और उसका हम पर प्रभाव क्या पड़ा वो देखना इसमें ज़रूरी है। तो ब्रिटिश सरकार ने, हम जो मैं पॉइंट बताऊँ वो लिखते जाना। इसमें क्या है, डायरेक्ट लिख रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको इसमें क्या है, मैं जैसे जैसे पॉइंट बताऊँ वैसे वैसे नोट करते जाना। सबसे पहले इसमें क्या हेडिंग देनी है आपको, सांप्रदायिकता और ब्रिटिश शासन देना है, जो कि मैंने अभी बताया, ये वाला करना है। फिर दूसरी हेडिंग क्या देनी है आपको, इसमें विभाजन की नीति और उसका प्रभाव क्या पड़ा। ब्रिटिश शासन ने क्या किया, प्रारंभ में भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों में बांटने का प्रयास किया। इसी नीति के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के बीच अलग अलग पहचान और राजनीतिक हितों की महत्व भावना विकसित हुई। कई विद्वानों के अनुसार अंग्रेजों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिनसे हिंदू और मुसलमान धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लग गए थे। फिर थर्ड इसमें क्या आता है, मुस्लिम नेतृत्व और कांग्रेस की दूरी, आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी। ब्रिटिश शासन ने कुछ प्रमुख मुस्लिम नेताओं जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, इनको अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया। इनके परिणाम स्वरूप कुछ मुस्लिम वर्ग कांग्रेस से दूर होने लगे और कांग्रेस को हिंदू संगठन के रूप में देखने लगे। जबकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे सांप्रदायिक राजनीति के प्रभाव में दोनों समुदाय के बीच में दूरी बढ़ती गई। तो ये नीति उन्होंने अपनाई थी। इसमें चौथी हेडिंग हमारी क्या होगी, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विकास। सांप्रदायिकता के विकास में द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसे कि टू नेशन थ्योरी बोलते हैं, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ हिंदू इतिहासकारों का मानना है कि मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ मुस्लिम विचारकों का मानना है कि ब्रिटिश शासन ने इस्लाम की प्रतिष्ठा को कमजोर कर दिया। इन विरोधी धारणाओं ने आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत को जन्म दिया, जिसके अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। फिर अब बात करते हैं 1905वां पॉइंट क्या आएगा हमारा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार था वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। तो मार्ले मिंटो ने क्या किया था, इनके अंतर्गत पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। इस व्यवस्था में क्या किया, हिंदू मतदाता केवल हिंदू उम्मीदवार को ही चुनते थे, मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही चुनते थे। इस प्रकार राजनीति सीधे धार्मिक आधार पर विभाजित कर दी। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप इससे आराम से समझ सकते हैं कि यह व्यवस्था आगे चलकर सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत आधार बन गई थी। तो ये 1909 का मिंटो सुधार आंदोलन बहुत ही, इसमें मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। फिर आगे इसमें अगर बात करें तो शिक्षा और नौकरियों में प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिली। तो सांप्रदायिकता के विकास का एक अन्य कारण शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रतिस्पर्धा भी थी। मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार बहुत कम था, इसी कारण सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की संख्या अधिक थी।
इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को यह महसूस होने लग गया था कि उन्हें पर्याप्त अवसर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसी कारण उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में विशेष सुविधाओं और आरक्षण की मांग उठाना शुरू कर दिया था। फिर क्या किया था, मुस्लिम वर्ग में तो मतलब जो उनकी डिमांड थी, आरक्षण की डिमांड थी, उनको बहुत ज़्यादा तेज कर दिया था। फिर अगला पॉइंट आएगा, मुस्लिम लीग की भूमिका क्या रही थी। जो सांप्रदायिक राजनीति के विकास में मुस्लिम लीग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा भावना बढ़ी। मुसलमानों ने राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा की। मुसलमानों और अन्य समुदाय के बीच संबंधों को प्रभाव करने वाले मुद्दों पर कार्य किया। तो इसमें ब्रिटिश नीति का परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में अविश्वास की भावना को बढ़ावा दे दिया। धीरे धीरे दोनों समुदाय एक दूसरे को अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानने लग गए। इस प्रकार सांप्रदायिकता का विस्तार हुआ और इसका अंत, सबसे बड़ा परिणाम 1947 में भारत का विभाजन हमें देखने को मिला। इस क्वेश्चन को आपको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ कि भारत में सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या थे। ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति, हिंदू मुस्लिम अलगाव की राजनीति, द्विराष्ट्र सिद्धांत, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, पृथक निर्वाचन प्रणाली, शिक्षा और नौकरियों में प्रतिस्पर्धा, और लास्ट में मुस्लिम लीग की राजनीति। इसके महत्वपूर्ण तथ्य में बताएं तो 1857 में जो हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है। फिर इसमें सांप्रदायिक राजनीति का आधार, डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश की नीति थी। इसके परिणाम क्या हुए, लास्ट में परिणाम क्या देखने को मिला, 1947 में भारत का विभाजन हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के क्या कारण थे। भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो संविधान, नागरिकों के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसी कारण भारत में न्यायपालिका और विधायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया और उसे संविधान का संरक्षक बनाया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के कुछ कारण भी होंगे कि इसके कारण क्या थे, इसे क्यों बनाया गया। तो संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता। तो भारत एक लिखित संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। दूसरा इसका कारण था केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों का समाधान करना। तो भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था पर आधारित है। संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकारों का विभाजन किया गया, लेकिन कई बार दोनों के बीच में अधिकार क्षेत्रों को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उन विवादों का समाधान करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना इसका तीसरा कारण था। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है। विधायिका और कार्यपालिका यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वे ऐसा कोई कानून या कार्य न करें जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। फिर चौथा कारण इसका है संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। भारत में संविधान सर्वोच्च है। यदि सरकार या संसद संविधान के विरुद्ध कार्य करें तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया, कि जो भी न्यायाधीश होगा उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है और उनसे हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो उनके क्या है, कार्यपालिका के समक्ष बहुत मुक्त रखे हैं। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। उसमें क्या क्या किया गया है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति करने के अधिकार किसको दिए गए हैं, राष्ट्रपति को, और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। उनको क्या करना होगा, अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत चाहिए। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इसके कारण न्यायाधीश राजनीतिक दबाव से मुक्त रहते हैं। दूसरा इसमें क्या रहता है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। जब किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करना पड़ता है। न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है। 16 अक्टूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश की राय को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो जाता है। अब फिर बात करते हैं उनके वेतन वगैरह की, कि जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन है और जो उनकी सेवा शर्तें हैं, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करेगी, लेकिन उनकी पदावधि के दौरान ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिनसे उन्हें हानि हो। इससे सरकार वेतन या सुविधाओं के माध्यम से न्यायाधीशों पर दबाव नहीं बना सकती है।
फिर उनके सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध की बात की गई है कि संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद सरकार के अधीन पद स्वीकार नहीं कर सकते और अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत भी नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि न्यायाधीश अपनी कार्यकाल के दौरान किसी भविष्य के पद की आशा में सरकार के प्रभाव में न आए। हालांकि व्यवहार में कई बार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यपाल, मंत्री, राजदूत और आयोगों के अध्यक्ष जैसे पदों पर नियुक्त किया गया है। इसके उदाहरण भी हैं, जो कि 1950 में सीसी बिस्वास को क्या है मंत्री बनाया गया था। फिर 1952 की बात करें तो न्यायाधीश सैयद फजल अली को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला है इसमें न्यायालयों का स्वतंत्र प्रशासन। तो न्यायालयों की स्वतंत्र प्रशासन की बात करें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का अपना अलग अलग प्रशासन ढांचा होता है। उन्हें अपने कर्मचारी की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। इसी कारण सरकार न्यायालयों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगला है इसका वित्तीय स्वतंत्रता। न्यायालयों के प्रशासनिक खर्च, न्यायालयों के वेतन और कर्मचारियों के भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन पर संसद मतदान नहीं कर सकती। यह व्यवस्था न्यायपालिका को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। अगला इसमें आता है न्यायाधीशों को राजनीतिक दबाव से मजबूत मुक्त रखा जाता है। तो संविधान में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में सामान्य चर्चा नहीं की जा सकती। केवल उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान ही चर्चा की जा सकती है। इससे न्यायाधीश राजनीतिक आलोचना और दबाव से सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना संविधान व्याख्या, केंद्र राज्य विवादों के समाधान, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए की गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में नियुक्ति, पदच्युति, वेतन, प्रशासनिक और वित्तीय सुरक्षा से संबंधित अनेक विषय प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए आपको आसानी से इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, जो कि आसानी से इसमें बताया गया है कि इसके स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए और इसको राजनीति दबाव से मुक्त रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणियाँ लिखिए। क्लासिक और नव मार्क्सवादी अवधारणा में अंतर, और आगे दूसरा देखते हैं। इसमें दो दिए गए हैं। तो क्लासिक और नव मार्क्सवादी अवधारणा में अंतर देखते हैं। सबसे पहले मार्क्सवादी दृष्टिकोण समाज में वर्ग के महत्व को अध्ययन करता है। तो मार्क्सवादी देखते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो क्या देखता है, समाज में जो वर्ग के संबंध है ना उनके महत्व को देखता है। इसके अंतर्गत राज्य, राजनीति, संस्कृति, धर्म और जाति जैसे विषयों का विश्लेषण किया जा सकता है। मार्क्सवादी विचारधारा दो मुख्य भागों में बटी होती है। इसमें पहली आती है क्लासिक मार्क्सवाद और दूसरी आती है इसमें नव मार्क्सवाद। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो दो भागों में बटा होता है, दोनों आपने देख लिए। पहला है क्लासिक मार्क्सवाद की बात करते हैं कि क्लासिक मार्क्सवाद की अवधारणा क्या है। इस विचारधारा के अनुसार वर्ग समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह मानती है कि समाज की सभी समस्याओं और संबंधों का मूल आधार वर्ग है। इस दृष्टिकोण से संस्कृति, जाति, धर्म, भाषा और राजनीति जैसे गैर वर्गीय कारकों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। तो इस दृष्टिकोण में क्या है, संस्कृति, जाति, धर्म, भाषा और राजनीति को विशेष महत्व नहीं देते। अब बात करते हैं इसमें नव मार्क्सवादी अवधारणा की। नव मार्क्सवादी विचारधारा वर्ग के साथ साथ अन्य सामाजिक कारकों को भी महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार समाज को समझने के लिए केवल वर्ग पर्याप्त नहीं है, बल्कि संस्कृति, जाति, धर्म, भाषा, पहचान जैसे तत्वों का भी अध्ययन आवश्यक है। नव मार्क्सवादी जो कि एंटियो ग्राम्सी और राल्फ मिलबैंड जैसे विचारकों का भी इसमें प्रभाव हमें देखने को मिला है। भारतीय इतिहासकार रणजीत गुहा भी ग्राम्सी के विचारों पर प्रभावित थे। तो ये हमारी नव मार्क्सवादी और क्लासिकल मार्क्सवादी विचारधारा थी। इनमें अगर प्रमुख अंतर देखें तो इनके अंतर क्या है, तो किस आधार पर अंतर कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण मानता था क्लासिक मार्क्सवाद, संस्कृति, धर्म, जाति आदि को कम महत्व देता है, वर्ग संघर्ष को परिवर्तन का मुख्य आधार मानता है, पारंपरिक मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। ये है हमारा क्लासिक मार्क्सवाद। और नव मार्क्सवाद की बात करें तो वर्ग के साथ अन्य सामाजिक कारकों को महत्व देता है, सांस्कृतिक, धर्म, जाति, भाषा आदि को महत्वपूर्ण मानता है, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक कारणों को परिवर्तन का आधार मानता है। मार्क्सवादी की संशोधित और विचारित व्याख्या प्रस्तुत करता है। ये हमारा क्वेश्चन था। दूसरा है इसमें आपातकालीन प्रावधान क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपातकालीन प्रावधान, जब
भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्याख्या की गई है। तो कौन कौन से 3 आपातकाल हैं? पहला है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा इसमें राष्ट्रपति शासन, तीसरा इसमें वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल की व्याख्या की गई है। सबसे पहले देखते हैं इसमें सामान्य आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल। ये अनुच्छेद 352 के अनुसार है, जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरा हो तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। जैसे कि 1962 में पहली बार चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1971 में 31 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध। 1975 से 1977 आंतरिक आपातकाल, जो कि इंदिरा गांधी काल बोला जाता है। 1975 का आपातकाल अत्यंत विवादास्पद रहा है, क्योंकि इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे। तो ये हमारा क्या है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, सामान्य आपातकाल। दूसरा, संवैधानिक आपातकाल की घोषणा। संवैधानिक आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगर इस स्थिति की बात करें तो राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। राज्यपाल को केंद्र सरकार की ओर से प्रशासन चलाता है। तो राज्यपाल क्या करेगा, केंद्र सरकार की ओर से प्रशासन को चलाएगा। उदाहरण के तौर पे देखें तो 1959 में 1959 में केरल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर नेहरू ने कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। अब बात करते हैं तीसरा, इसमें वित्तीय आपातकाल। यदि देश में वित्तीय संकट या आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसमें क्या है, 44वें संशोधन के बाद यह व्यवस्था की गई थी कि आपातकाल की घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। ध्यान देने योग्य यह तथ्य है कि भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अगला है, इसमें क्या है, कैबिनेट के इसमें प्रमुख कार्य क्या है, अगर इसमें हम क्या है बात कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें हमें 2 क्वेश्चन करने थे 4 में से, तो इसके सभी पार्टों को हम देखेंगे, इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। तो इसमें कैबिनेट के प्रमुख कार्य हम देखें तो भारतीय संसद प्रणाली में कैबिनेट, जो कि मंत्रिमंडल बोलते हैं, कि शासन की वास्तविकता कार्यपालिका है, यह प्रशासक की धुरी के रूप में कार्य करते हैं। इसमें कैबिनेट के प्रमुख कार्य क्या है, उनका हम जिक्र करेंगे। पहला है इसमें नीति का निर्धारण का या नीति निर्माण करना। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सरकारी नीतियों का निर्माण करती है। इन्हीं नीतियों के आधार पर विभिन्न विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें दूसरा हमारा क्या आता है, मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष का संचालन करके कार्यों की देखभाल करना। तो नीति को क्रियान्वित करना, प्रशासनिक समन्वय करना। तो मंत्रिमंडल विभिन्न मंत्रालय और विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, विभिन्न विभागों के बीच में टकराव और कार्य क्षेत्र के अतिक्रमण को रोकता है। थर्ड, इसमें हमारा आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो इसमें क्या करता है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के नाम पर जो शक्तियां प्रयोग की जाती हैं उनका वास्तविक उपयोग मंत्रिमंडल करता है। तो राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिमंडल ही शक्तियों का उपयोग करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित करता है। अगला है हमारा इस क्वेश्चन में मजदूर आंदोलन। तो मजदूर आंदोलन क्या है, भारत में मजदूर आंदोलन का विकास 2 चरणों में हुआ है। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व, जिसे औपनिवेशिक काल में मजदूर आंदोलन बोलते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद। तो औपनिवेशिक काल में मजदूर आंदोलन क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी में उद्योग, रेलवे, डाक, टेलीग्राफ सेवाओं के विस्तार के साथ मजदूर आंदोलन का विकास हुआ था। संगठित मजदूर आंदोलन 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AITUC की स्थापना के साथ मानी जाती है। 1930 के दशक में आर्थिक संकट और मजदूरों की छटनी के कारण आंदोलन तीव्र हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजदूर संगठनों में वैचारिक मतभेद देखने को मिला था। इसमें दूसरा आता है स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद मजदूर आंदोलन है वो क्या है, 1947, 1948, 1949 में। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1948 में क्या देखने को मिला था हमें, हिंदू मजदूर सभा।
1949 में क्या देखने को मिला था इसमें, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला आया था सीटू, CITU। इन संगठनों ने मजदूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। तो मजदूर आंदोलनों के प्रमुख मुद्दे क्या थे, वेतन की वृद्धि, बोनस, अवकाश, कार्यविधि और श्रम नीतियां, नौकरी इत्यादि इसमें आते थे। तो बिना राजनीतिक गठजोड़ वाले ट्रेड यूनियन थे। दत्ता सामंत, शंकर गुहानियोगी, इला भट्ट, AK राय इसमें प्रमुख नेताएं शामिल थे। तो मजदूर आंदोलन ये हमें देखने को मिले। ये कुछ हमारे मेन मजदूर आंदोलन थे जो कि हमने एक एक करके देखा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ भारतीय मजदूर आंदोलन की कुछ कमियां भी थी, सीमाएं भी थी। ये भी देख सकते हैं कि असंगठित श्रमिकों की संख्या अधिक थी, आर्थिक संसाधनों की कमी थी, अशिक्षा थी, राजनीतिक हस्तक्षेप था, श्रमिकों का पूर्ण एकीकरण न होना, ये इसकी क्या थी, कमियां थी। तो ये हम क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधीवादी अवधारणा क्या है, इसके मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चनों में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गांधीवादी अवधारणा के बारे में ये क्वेश्चन पूरा कवर हो चुका है, जिसमें आपने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज सारे पॉइंट आपने इसमें कवर कर लिए हैं। सेम क्वेश्चन दोबारा आया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, नक्सलवाड़ी आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। नक्सलवाड़ी आंदोलन भारत के प्रमुख किसान आंदोलनों में से एक था, जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से हुई। यह आंदोलन मुख्य रूप से भूमिहीन किसान, बटाईदारों और गरीब कृषकों के भूमि अधिकारों से जुड़ा था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जमींदारों और बड़े भूस्वामियों के नियंत्रण को समाप्त करके भूमि का पुनर्वितरण करना था और वास्तविक जातेदार किसानों को भूमि का अधिकार दिलाना था। तो ये हमारा क्या है, नक्सलवाड़ी आंदोलन का एक परिचय था, जो कि आपको पता लग गया होगा कि ये क्या होता है। तो नक्सलवाड़ी आंदोलन कहाँ तो हुआ था, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में हुआ था। 1967 में यह हुआ था। नक्सलवाड़ी आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 2 दशक बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बनी हुई थी। सरकार की भूमि सुधार नीतियां अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी थी। जमींदारों के पास बड़ी मात्रा में भूमि बनी रही और गरीब किसानों को उसका लाभ नहीं मिला। इसी कारण किसानों में क्या है, असंतोष बढ़ गया था। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, नक्सलवाड़ी क्षेत्र में किसानों ने गैर स्वामित्व वाली भूमि तथा जोतने योग्य भूमि के पुनर्वितरण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी, लेनिनवादी तथा वामपंथी विचारधारा से जुड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में चारू मजूमदार, कानू सान्याल इसमें शामिल थे। तो इसमें 2 प्रमुख नेता शामिल हुए थे। प्रमुख नेताओं में कौन थे, चारू मजूमदार और कानू सान्याल। तो ये इसमें मेन शामिल थे, जिन्होंने इसके जमींदार जो किसान थे गरीब, उनका समर्थन किया। इन नेताओं ने किसानों को संगठित कर सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। आंदोलन की कुछ मुख्य डिमांड थी। तो नक्सलवाड़ी आंदोलन में किसान समितियों की स्थापना करना, जमींदारों एवं बड़े भूस्वामियों के अधिकारों का अंत करना, भूमि का पुनर्वितरण करना, भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना, शोषणकारी व्यवस्था का विरोध करना। तो ये आंदोलन की प्रमुख मांगें थी। अगर आंदोलन के स्वरूप की बात करें तो यह एक सशस्त्र किसान आंदोलन था। आंदोलनकारियों का मानना था कि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। उन्होंने यह भी विश्वास था कि पुलिस और प्रशासन जमींदारों एवं संपन्न वर्गों का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन को चीन की साम्यवादी विचारधारा से भी प्रेरणा और समर्थन प्राप्त था। आंदोलन का दमन कैसे हुआ, आंदोलन का अंत कैसे हुआ इसमें, तो जुलाई 1967 में पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सहायता से आंदोलन को दबा दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी के निर्देश पर पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया और आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई। आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। यह आंदोलन 53 दिन तक चला था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक रहा। नक्सलवाड़ी आंदोलनों का प्रभाव क्या पड़ा, नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत में देखा गया था। इस आंदोलन के बाद विभिन्न राज्यों के क्रांतिकारी किसान आंदोलनों को प्रेरणा मिली, जिन्हें सामूहिक रूप से नक्सलवादी आंदोलन भी कहा गया। 1967 से लेकर 1969 तक इसके बीच में प्रभाव असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में फैल गया था। इन सभी आंदोलनों सीधे नक्सलवादी द्वारा संचालित नहीं थे, लेकिन
वे नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित थे। इसका राजनीतिक प्रभाव भी हमें देखने को मिला था। 1977 में पहली बार पश्चिम बंगाल में वामपोर्चा सरकार बनी और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। तो नक्सलवादी आंदोलन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई और बाद में वामपंथी राजनीति को मजबूती मिली। इसके अतिरिक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये हमें आ रहा क्या था, नक्सलवादी आंदोलन था, जिसके बारे में हमने पूरी चर्चा की। तो इसके बारे में आप कैसे याद रखोगे, नक्सलवादी आंदोलन 1967 में 1967 में पश्चिम बंगाल, मुद्दे क्या थे, कृषि भूमि समस्या थी, इसमें किसका, जमींदारों का और जो शोषण था उसका विरोध किया गया, सशस्त्र संघर्ष था, भूमि पुनर्वितरण का मुद्दा था इनका। प्रमुख तथ्य क्या थे, इसमें नक्सलवादी दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था। 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल इसके प्रमुख नेता थे। मुख्य मुद्दा इनका था भूमि सुधार और भूमिहीन किसानों के अधिकार। नक्सलवादी आंदोलन का उदय इसका मुख्य परिणाम था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में इस क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे। बीपीएससी 132 का सबसे आसान और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन होने वाला है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख और हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। फिर भी संसदीय शासन प्रणाली भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। इसके अंतर्गत क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तब इसकी खासियत की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति पद हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबसे पहली कंडीशन है। उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये दूसरी कंडीशन है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो वह क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा क्या आएगा, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। तो वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न होना चाहिए, ऑफिस और ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन में नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी क्या है, योग्यताएं हैं। दूसरा है चुनाव की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो इसका क्या है, एकल संक्रमणीय पद के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। निर्वाचन मंडल के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है और जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। मतदान गुप्त मतदान द्वारा कराया जाता है। फिर बात करते हैं इसके निर्वाचन मंडल की। इलेक्टोरल कॉलेज जिसे बोलते हैं निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी होगी, ये क्या है, निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। इनके मतों का मूल्य क्या है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक विधायक जिसे कि एमएलए बोलते हैं और सांसद जिसे एमपी बोलते हैं कि मतों का मूल्य समान नहीं होता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राज्यों की जनसंख्या और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो सभी के मतदान का मूल्य समान नहीं है। इसके बाद सांसदों के मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है ताकि राज्य और संघ के बीच में संतुलन बना रहे। फिर जानते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है, महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, पुनः चुनाव लड़ सकता है। जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। तो ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में थे। अब राष्ट्रपति के त्यागपत्र के बारे में बात करेंगे। यदि राष्ट्रपति पद छोड़ना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है
तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव को निर्धारित बहुमत से पारित किया जा सकता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। यदि दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि भारत के इतिहास में अब तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया है, किसी के खिलाफ सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति अगर रिक्त स्थान है उसका राष्ट्रपति का, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे और अपने पद से रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं रह सकता, इसलिए इस अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। अगर री इलेक्शन की बात की जाए, पुनर्निर्वाचन की बात की जाए, तो राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति चुना गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, तो जो हमने अच्छे से इसको देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार आप वर्ग आंदोलन की व्याख्या किस प्रकार कर सकेंगे, इसका हमें जवाब देना है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित है। पहला क्या है? शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। तो मार्क्स वर्ग है, उसका मानना क्या है कि उत्पादक के संसाधनों जो कि भूमि, उद्योग, पूंजी पर सदैव संपर्क वर्ग का नियंत्रण रहा है। इस कारण गरीब एवं श्रमिक वर्ग का आर्थिक और सामाजिक शोषण होता रहा है। इसी शोषण के विरुद्ध जब निम्न वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है तो वर्ग आंदोलन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ग आंदोलन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में मुख्य रूप में किसानों तथा मजदूरों आंदोलन का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, किसान और कृषक आंदोलन के बारे में जानते हैं। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार किसान और कृषक आंदोलन को वर्ग संघर्ष का महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। यदि कृषक और किसान शब्दों का प्रयोग प्राय समान अर्थ में किया जाता है, फिर भी इनमें अंतर है। कृषक कौन होता है? एक व्यापक कृषि वर्ग को दर्शाता है। किसान वह व्यक्ति होता है जो स्वयं भूमि पर खेती करता है। मार्क्सवादी अध्ययन में ऐसी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि कृषि वर्गों की पहचान, वर्ग निर्माण की प्रक्रिया, सामाजिक एवं आर्थिक संबंध, शोषण की प्रकृति, राज्य की भूमिका, किसानों की मांग। तो औपनिवेशिक काल में किसान आंदोलनों के बारे में बात करेंगे कि औपनिवेशिक काल में किसान आंदोलन कैसे थे। औपनिवेशिक भारत में अधिकांश किसान जमींदारों की भूमि पर कार्य करते थे। उनका शोषण जमींदार, साहूकार और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद किसान आंदोलनों की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद किसान आंदोलन का केंद्र भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से हटकर अन्य आर्थिक मांगों पर आ गया। विशेष रूप से हरित क्रांति के प्रभाव क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के किसान आंदोलन अधिक सक्रिय रहे थे। इनकी प्रमुख मांगें क्या थी? ऋण की माफ़ी, कृषि सब्सिडी, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, बिजली की उत्पादकता, कृषि मजदूरों की समस्या का समाधान करना था। तो मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार यह आंदोलन पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए वर्ग आधारित आंदोलन थे। अब बात करते हैं इसमें मजदूर वर्ग आंदोलन की। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में मजदूर वर्ग आंदोलन को वर्ग संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना गया है। मजदूर आंदोलन मुख्य रूप से निम्न मुद्दों से संबंधित होते थे, जैसे कि उचित मजदूरी, समय वेतन, बोनस, असुरक्षित परिस्थितियां, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, संगठन बनाने का इनको अधिकार था। तो प्रमुख मार्क्सवादी विद्वान कौन से थे? धनाग्रे, सुनील सेन, गिरीश मिश्र, ये विद्वान भारतीय किसान आंदोलनों का अध्ययन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इन्होंने किया है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की भूमिका सांप्रदायिकता को बढ़ाने में किस प्रकार की सांप्रदायिकता एवं मीडिया के संबंधों के बारे में विवरण दीजिए। तो सांप्रदायिकता को जानना जरूरी है। सांप्रदायिकता वह स्थिति है जिसमें धार्मिक पहचान, राजनीति, सामाजिक और आर्थिक हितों के साथ जुड़कर विभिन्न समुदाय हैं उनके बीच में तनाव और संघर्ष उत्पन्न करती है। भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में राज्य तथा मीडिया दोनों ही सांप्रदायिकता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। इसमें राज्य की भूमिका क्या है और सांप्रदायिकता क्या है वो देखते हैं। तो सांप्रदायिकता के संदर्भ में राज्य की भूमिका 2 तरीके से हो सकती है। एक है सकारात्मक रूप से, एक होती है नकारात्मक रूप से। तो इसमें 2 टाइप हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक भूमिका क्या है, फिर नकारात्मक भूमिका को देखेंगे, फिर जो औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव पड़ा था वो देखेंगे, फिर देखेंगे परंपरा और आधुनिकता के बीच में संतुलन,
सांप्रदायिकता और मीडिया के बीच में संबंधों को देखेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो इसकी सकारात्मक भूमिका क्या है? राज्य कानून और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से सांप्रदायिक संगठनों एवं हिंसक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। वह नागरिकों के लिए समान अवसर, सुरक्षा, न्याय सुनिश्चित करके सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। तो ये है सकारात्मक रूप से सांप्रदायिकता फैलाने में कैसे हेल्प करता है। फिर है नकारात्मक भूमिका क्या निभाता है? यदि राज्य की नीतियाँ किसी विशेष समुदाय के पक्ष या विपक्ष में दिखाई दी जाती हैं तो इससे सांप्रदायिक भावनाएं मजबूत हो सकती हैं। कई बार चुनावी राजनीति में धार्मिक मुद्दों के प्रयोग से भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला है। फिर देखते हैं इसमें औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक विरासत का क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति ने भारत में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के बाद भी इस प्रभाव ने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को अंजाम दिया। फिर आता है इसमें परंपरा और आधुनिक तक के बीच में संतुलन कैसे रहा? राज्य को एक और आधुनिक कानूनों और लोकतंत्र मूल्यों का लागू करना था, वहीं दूसरी ओर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान भी करना पड़ा। यही कारण है कि कई बार राज्य की भूमिका विवादों और चुनौतियों से गिर जाती है। तो ये हमारा परंपरा और आधुनिकता के बीच में संतुलन था। फिर मीडिया के बारे में बात करते हैं कि मीडिया का क्या रोल है और मीडिया सांप्रदायिकता और मीडिया का संबंध क्या है। मीडिया समाज में जनमत निर्माण का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह सांप्रदायिकता सद्भावना को बढ़ावा दे सकती है और असावधानी की स्थिति में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा सकती है। तो इसमें संबंध कैसे है? ये जागरूकता का माध्यम है। इसके माध्यम से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार भी हो सकता है। सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका भी देखी जा सकती है आज के दिन। और मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? पत्रकारिता का मूल उद्देश्य निष्पक्ष और सत्य सूचना का प्रदान करना है। जब मीडिया किसी राजनीतिक वैचारिक पक्ष से प्रभावित होकर कार्य करता है तो समाज में क्या है? विभाजन और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगता है, जो कि आज के दिन मीडिया कर रही है। तो क्या है? सरकार के दबाव में आकर बायस्ड मीडिया कर रही है। जो चीज़ें मुद्दे करने चाहिए वो ना करके और विचार ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। निष्पक्ष और सत्य सूचना कभी प्रदान नहीं की जाती। आज के दिन क्या है? भारत का 180 में से शायद 153वें नंबर पे मीडिया की रैंकिंग है, जो कि वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जेंडर तथा लिंग में क्या अंतर है? जेंडर भेदभाव के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं? लिंग और जेंडर दो अलग अलग अवधारणाएं हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझ लिया जाता है। आप क्या है नॉर्मल सोचोगे तो लिंग और जेंडर क्या है? एक ही चीज़ है, सेक्स और जेंडर। तो इन्हें क्या है आमतौर पर हम एक ही समझते हैं, जबकि इनके अर्थ और आधार दोनों भिन्न है। अगर इसमें अंतर देखें तो क्या क्या अंतर कर सकते हैं? नॉर्मल चीज़ पे देखना, एक बार मैं कर रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ आपको लिंग, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको जेंडर। तो दोनों में अंतर करेंगे। तो लिंग क्या है? एक जैविक अवधारणा है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या पॉइंट आया? लिंग क्या है? जन्म के समय शारीरिक एवं आनुवंशिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित होता है। वहीं जेंडर क्या है? समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों पर आधारित होता है। फिर यह लिंग क्या होता है? अपेक्षाकृत स्थायी होता है। जेंडर क्या होता है? समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदल जाता है। लिंग क्या होता है? पुरुष, महिला तथा ट्रांसजेंडर की पहचान से संबंधित है। वहीं अपना जेंडर क्या है? पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक स्थिति, अवसरों और भूमिकाओं से संबंधित है। अगर इसका बात करें कि लिंग की, तो इसका आधार जैविक संरचना है और इसका आधार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं। तो ये इसके मुख्य अंतर हैं। हम कह सकते हैं कि लिंग व्यक्ति की जैविक पहचान है, जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित भूमिकाओं और अपेक्षाओं का समूह है। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ पूछी गई हमसे, जेंडर और लिंग में अंतर क्या है, जो कि हमने समझ लिया है। अब देखना है जेंडर भेदभाव के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं, उन मुद्दों को देखना है। तो इसके मुद्दों में जेंडर भेदभाव क्या होता है ये देखना है। तो जेंडर भेदभाव को देखेंगे हम। जेंडर भेदभाव का अर्थ है महिलाओं या किसी लिंग विशेष के साथ केवल उनके लिंग के आधार पर असमान व्यवहार करना। पारंपरिक समाजों में महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम अवसर और अधिकार प्राप्त होते हैं। समाजशास्त्री सिल्विया वाल्वी के अनुसार पितृसत्ता ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उनका शोषण करते हैं। भारतीय समाज में जेंडर भेदभाव का प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था मानी जाती है। तो जेंडर भेदभाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को देख सकते हैं। तो इनके मुद्दों में सबसे पहले आता है घरेलू हिंसा। आप नोट करते जाना, वही आपको एग्जाम में लिखना है। दूसरा आपको देखने को पड़ता है दहेज प्रथा। तीसरा आपको मिलता है बाल विवाह। चौथा आपको देखने को मिलता है कार्यस्थल पर भेदभाव। पांचवा आपको मिलता है लैंगिक वेतन असमानता। छठा भ्रूण हत्या एवं लिंग चयन। सातवां आपका होता है बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न।
8वां आपका मिलेगा शिक्षा में असमानता। 9वां इसमें आपको मिलेगा सामाजिक और पारिवारिक भेदभाव। 10वां मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति। तो ये है जेंडर भेदभाव के कारण क्या है। अब ये देखेंगे जेंडर भेदभाव के कारण है पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, गरीबी और आर्थिक निर्भरता, रूढ़िवादी परंपराएं एवं सामाजिक मान्यताएं, महिलाओं की कम राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जेंडर और लिंग क्या है, मूलभूत अंतर है। लिंग जैविक आधार है, जबकि जेंडर क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण करता है। जेंडर भेदभाव महिलाओं के विकास, समानता और मानवाधिकारों के मार्ग में बड़ी बाधा है। शिक्षा, जागरूकता, कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से इस समस्या को कम किया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है, जो कि हमने इसे आसानी से समझा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों की सीमाएं क्या हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको दोबारा रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। इसके मैं मेन हेडिंग्स और कीवर्ड्स याद करा दूंगा आपको। जो भारतीय संविधान में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तथा मूल कर्तव्य इसके आते हैं अनुच्छेद 51A के अंडर, नागरिकों और राज्य को आदर्श दीक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राष्ट्रीय एकता, नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। यद्यपि इनका महत्व अत्यधिक है, फिर भी इनकी कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बारे में बात करते हैं। पहली सीमा है कानूनी रूप से बाध्य नहीं होना। तो कानूनी दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरा, अव्यवहारिक एवं अनुचित होना, व्यवहारिक कठिनाइयाँ इसके सामने है। फिर अगला है इसमें साधनों का अभाव होना, साधनों की उपेक्षा होना। फिर आता है संवैधानिक द्वंद्व के कारण। तो इसमें क्या है, संवैधानिक द्वंद्व की संभावना है। कई बार नीति निर्देशक सिद्धांत और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रशासनिक कठिनाइयां बढ़ती हैं। अगला इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक संप्रभु राज्य में अस्वाभाविक है। तो इसको बोलते हैं अस्पष्टता और अनिश्चितता। अनिश्चितता बोला जाता है इसे। निर्देशक और सिद्धांतों के विषय में बहुत अनिश्चित और अस्पष्ट हैं। फिर इसमें मत रखे गए हैं, क्या है कि इसकी क्या किस किसके हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन ने निर्देशक सिद्धांतों के विषय में अनिश्चित और अस्पष्ट है, इसके लिए डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने मत रखे हैं, क्या बताया है। फिर इसमें बात करते हैं मूल कर्तव्य की। इसमें कुछ सीमाएं हैं, वो क्या सीमाएं हैं, न्यायालय द्वारा यह है परिवर्तनीय नहीं है, अस्पष्ट भाषा है, नागरिकों में जागरूकता का अभाव है, दंड व्यवस्था का अभाव है, केवल नागरिकों पर लागू है, अधिकारों की तुलना में कम महत्व है, पुनरावृत्ति की इसमें समस्या है, मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक तत्वों में द्वंद्व है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता के कौन कौन से बिंदु है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षण दोनों हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि शायद क्वेश्चन नंबर 7 था शुरुआत में, तो उसका है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन आपको क्लियर है क्या नहीं है। तो संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में 3 दृष्टिकोण सामने आए हैं कि वो कौन कौन से दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण है धर्म व्यक्ति का निजी विषय है। तो इसमें पहले विषय की बात करें तो धर्म व्यक्ति का निजी विषय है। दूसरा, धर्म और राज्य का पूर्ण प्रतीकरण है। तीसरा, सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत इसमें आता है। तो ये 3 इसमें जो हमने देखे हैं दृष्टिकोण इसमें सामने आते हैं। पहले तर्क या दृष्टिकोण के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का कोई सिद्धांत नहीं है। इस तरह के समर्थकों का मानना कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है और ये राज्य को धर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लोग अपने धर्म का चयन करने और उसकी उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी मर्जी है। जिस धर्म का पालन करो, जिस धर्म का अनुयायी बनो और उसकी पूजा करो, वो उसके लिए स्वतंत्र है। राज्य के व्यक्ति की पहचान नागरिक के रूप में होनी चाहिए, न कि धार्मिक रूप से। तो जो व्यक्ति है उसकी पहचान राज्य के व्यक्ति के रूप में होती है, न कि धार्मिक व्यक्ति के रूप में। केटी शाह और एम मसानी जैसे विद्वान इस तरह का समर्थन करते हैं। दूसरा तर्क क्या है कि धर्म और राज्य को अलग अलग रहना चाहिए, ताकि धर्म की वास्तविक सच्चाई को दर्शाता है। इसके अनुसार धर्म के साथ संबंध राज्य को कमजोर नहीं करता, किंतु इससे धर्म का महत्व कम हो जाता है। बहुसंख्यकों के विचार जो समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं, लोकतंत्र में विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। तीसरा है इसमें शेफाली का तीसरा तर्क है सर्वधर्म समभाव को दर्शाता है, अर्थात राज्य को सभी लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। के.एम. मुंशी द्वारा इस तर्क पर विशेष बल दिया गया है। उनका मानना था कि भारत धर्म राज्य नहीं बन सकता तथा धर्म और राज्य के मध्य कोई स्थिर रेखा भी नहीं खींची जा सकती। यह तर्क धर्म द्वारा सिखाए गए सहनशीलता की पाठ का समर्थन करता है, जिससे धार्मिक आधार पर भेदभाव व परस्पर विरोध न हो।
तो ये इस क्वेश्चन के 3 दृष्टिकोण थे, हमने तीनों को देखे। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि राज्य किसी धर्म का विरोध और समर्थन नहीं करेगा, सभी धर्मों को सम्मान और संरक्षण प्रदान किया जाएगा, धार्मिक विविधता को भारतीय समाज की विशेषता माना जाएगा, सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आदिवासी कल्याण के लिए संविधान के विशेष प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों जैसे कि आदिवासी हैं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तथा राजनीतिक विकास के लिए अनेक विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य आदिवासी समुदाय की पहचान, संस्कृति, अधिकारों और विकास की रक्षा करना है। तो आदिवासी कल्याण के लिए संविधान के विशेष प्रावधान क्या है, तो इसमें देखेंगे एक एक करके। संविधान में सबसे पहला प्रावधान है इसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची के संविधान। तो 5वीं अनुसूची का प्रावधान क्या बताता है कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबोधित है। इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों का विशेष प्रशासन, आदिवासियों के हितों की रक्षा, भूमि, वन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों का संरक्षण। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई। 6ठी अनुसूची के अनुसार क्या किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया। स्थानीय प्रशासन, भूमि, वन, परंपराओं एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए। जनजातीय समुदाय को स्वशासन की सुविधा दी गई। उसी प्रकार किया गया अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य को निर्देश दिया गया कि वह अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक, आर्थिक हितों के बढ़ावा दें, सामाजिक अन्याय और शोषण की रक्षा करें। अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या बताया गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसके सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, जिससे कमजोर वर्गों सहित जनजातीय समुदाय को सम्मानजनक जीवन मिल सके। भाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी किया गया है। संविधान आदिवासी समुदाय की भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराओं की रक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग 2003 में 89 संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। इसके प्रमुख कार्य थे जनजातीय अधिकारों की रक्षा करना, शिकायतों की जांच करना, सरकार को सुझाव देना, कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना। फिर इसमें आता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, तो इनका कैसा हुआ, लोकसभा में आरक्षण दिया गया, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण, पंचायत एवं स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया। शिक्षा एवं रोजगार में विशेष सुविधाएं दी गई। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, छात्रवृत्तियां, आयु सीमा में छूट, योग्यता मानदंडों में विशेष रियायतें दी गई। फिर आता है जनजातीय कल्याण विभाग एवं योजनाएं क्या है, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए अलग अलग विभाग स्थापित किए गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, कौशल, इस प्रकार के। तो ये क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि इनकी साक्षरता दर बढ़ी है उसके बारे में डाटा दिया गया है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन 2 पर आंसर दीजिए। तो हम इसमें 4 है, 4 में से हमें 2 का आंसर देना है, लेकिन हम 4 के 4 का आंसर देखेंगे। इसका पहला देखेंगे हम, भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी एवं मार्क्सवादी उपागमों का अभिसरण करो। तो राजनीति के अध्ययन में उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण हम पहले देख सकते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण 2 प्रकार के हैं, एक नव मार्क्सवादी, एक ये जो पहला है, तो इसको दोनों। फिर उदारवादी उपागम भी देख चुके हैं, इसका एक दोनों स्पेशल क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर 1925 का राष्ट्रमंडल विधेयक के बारे में जाने की ये है क्या। तो 1925 का राष्ट्रमंडल विधेयक 1895 के संविधान विधेयक ने सभी नागरिकों के लिए भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अपने घर की पवित्रता को सुरक्षित रखने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सार्वजनिक कार्यालयों में प्रवेश करने का अधिकार और शिकायतों के लिए निवारण के लिए याचिका दायर करने के लिए अधिकार निर्धारित किए हैं। तो 1925 का राष्ट्रमंडल विधेयक भारतीयों के मौलिक अधिकारों और स्वशासन की मांग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। एनी बेस्टन की प्रेरणा से नेशनल कन्वेंशन तैयार किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य था भारतीय जनता के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, उनके राजनीतिक नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो कि 1895 के संविधान विधेयक में मैंने सभी की लिस्ट आपको बता दी है कि कौन कौन से इसमें बात की गई है, कौन कौन से अधिकारों की बात की गई है। तो इस विधेयक में 7 प्रमुख अधिकारों की मांग थी, जो कि हमने एक एक करके इसमें देख ली है। तो इसमें 1995 का राष्ट्रमंडल विधेयक भारत के जो भारतीय नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की मांग को संगठित रूप से प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसने आगे चलकर भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकारों की अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पार्ट है इसका स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा की एक विशेष संसदीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल सार्वजनिक विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने पर सदन का सामान्य कार्य रोककर उस विषय पर चर्चा कराई जाती है। स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सरकार को गंभीर सार्वजनिक समस्या के संबंध में उत्तरदायी बनाना और उस पर तत्काल चर्चा सुनिश्चित करता है। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है उनके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या शर्तें इसके लिए आवश्यक है। तो इसमें 5 है। मामला निश्चित स्वरूप का हो, उसका आधार तथ्यात्मक हो, मामला अविलंबनीय हो, वह लोक महत्व का हो, ऐसे प्रस्ताव के विषय में का संबंध प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत सरकार के आचरण या उसकी किसी त्रुटि से हो। तो ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट होता है। इसमें आप इसके महत्व को भी ऐड कर सकते हैं। सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, जनहित के महत्वपूर्ण मामलों को संसद में उठाने का अवसर देता है, लोकतांत्रिक निर्णय पर प्रभावी साधन है। तो स्थगन प्रस्ताव संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो सरकार को जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर तत्काल देने के लिए बाध्य करता है। तो ये हमारा था गय का। अब देखते हैं गय क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जिनका प्रभाव मुख्यतः किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित होता है। ये दल स्थानीय समस्याओं, क्षेत्रीय हितों, भाषाई पहचान, सांस्कृतिक विशेषताओं तथा सामाजिक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में क्षेत्रीय दलों का विशेष महत्व है। विभिन्न राज्यों की अलग अलग समस्याओं और आकांक्षाओं ने इनके विकास को प्रोत्साहित किया है। क्षेत्रीय दलों के जो उद्भव के कारण क्या थे, मेन कारणों की बात करें तो सबसे पहला था भाषाई सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय असंतोष और स्थानीय समस्याएं, केंद्र में शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण की भावना, राष्ट्रीय दलों की संगठनात्मक कमजोरियां, सामाजिक न्याय तथा पिछड़े वर्गों के अधिकारों की मांग। तो प्रमुख क्षेत्रीय दलों की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, द्रविड़ डीएमके जो बोलते हैं, द्रविड़ मुनेत्रा कजगम जिसे डीएमके बोलते हैं, या फिर एआईडीएमके नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, झारखंड पार्टी, ये प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं। तो क्षेत्रीय दलों का स्वरूप कैसा होगा हमारा, जाति धर्म और क्षेत्र दर आधारित दल होगा, किसी विशेष मुद्दे के आधार पर बने दल होंगे, राष्ट्रीय विचारधारा वाले लेकिन सीमित क्षेत्रीय प्रभाव वाले दल होंगे। तो ये हमारे इसमें मुख्य क्षेत्रीय दलों का स्वरूप है हमारा। अगला इसमें क्वेश्चन ये हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोबारा। अब 10 क्वेश्चन और बचे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, इनका हम शॉर्ट ब्रीफ देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न जाए। विधायी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो विधायी प्रक्रिया होती क्या है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। विधायी प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद कानूनों का निर्माण करती है। संसद का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना। किसी प्रस्ताव को कानून का रूप देने के लिए विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इसका साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक। तो इसमें साधारण विधेयक की प्रक्रिया की बात करें तो विधेयक की प्रस्तुति होती है, इसमें प्रथम वाचन होता है, फिर द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन, दोनों सदनों की स्वीकृति होती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। फिर इसमें आता है धन विधेयक की प्रक्रिया। तो धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, धन विधेयक कराधान, राजस्व और सरकारी व्यय से संबंधित होता है। उसी प्रकार क्या है साधारण विधेयक, क्या है साधारण विधेयक संसद की किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधायी प्रक्रिया में साधारण विधेयक होता है तो विधेयक की प्रस्तुति करते हैं हम, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें अगर द्वितीय वाचन की बात करें तो द्वितीय वाचन में इस चरण में विधेयक के सिद्धांतों और प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा होती है। विधेयक पर सीधे विचार करना, चयन समिति को भेजना, संयुक्त समिति को भेजना, जनमत प्राप्त करने हेतु जनता के समक्ष रखना, तो ये है। अगर इसके तृतीय वाचन पर देखें तो तृतीय वाचन में विधेयक पर अंतिम चर्चा होती है, मतदान कराया जाता है, बहुमत मिलने पर विधेयक पारित हो जाता है। दोनों सदनों की स्वीकृति जरूरी है। दूसरा सदन विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर देता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन में बहुमत से पारित होने पर विधेयक स्वीकृत माना जाता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक राजपत्र में प्रकाशित होता है और कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ही इसमें जरूरी है, जो कि क्या है एक साधारण विधेयक की बात की गई थी। साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या है। अब बात करते हैं इसमें धन विधेयक। तो धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक कराधान, राजस्व और सरकारी व्यय से संबंधित है। इसकी विशेषता ये होती है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने से पहले
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न इसमें संशोधन कर सकती है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है और उसे 14 दिन के भीतर वापस भेजना होता है। लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं भेजती तो स्वतः पारित माना जाता है, उसे पारित मान लिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह कानून बन जाता है। तो ये हमारा क्या है, धन विधेयक है। फिर संसदीय विशेषाधिकार क्या है? संसदीय विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो संसद के सदस्यों और समितियों को दिए जाते हैं ताकि वे बिना किसी दबाव या बाधा के अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। प्रमुख विशेषाधिकार क्या है? संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संसदीय कार्यों में बाधा डालने वाले के विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार है। संसदीय समितियों के कार्यों की सुरक्षा है। संसदीय सदस्य हैं वो कार्यों के दौरान आवश्यक संरक्षण दिया जाता है। इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य सांसदों को व्यक्तिगत लाभ देना नहीं बल्कि संसद की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखना है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार आप वर्ग संबंधों का अध्ययन किस प्रकार करेंगे? तो मार्क्सवादी अवधारणा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें वर्ग संबंधों के अध्ययन जो कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर करना है। तो मार्क्सवादी अवधारणा में वर्ग संबंध समाज को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का निर्माण मुख्यतः क्या होता है? उत्पादन संबंधों और उत्पादन के साधनों पर आधारित होता था। इसलिए वर्ग संबंधों का अध्ययन यह जानने के लिए किया जाता है कि समाज में संसाधनों पर किसका नियंत्रण है तथा उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भूमिका क्या है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार वर्ग संबंधों का आधार उत्पादन के साधन होते हैं जिनमें भूमि, प्राकृतिक साधन, मशीनें, तकनीकी पूजा और पूंजी शामिल होती है। समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, दूसरा वर्ग अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीवन यापन करता है। इसी आधार पर शोषक और शोषित वर्गों की पहचान होती है। तो वर्ग संबंधों के अध्ययन की प्रमुख आधार क्या हैं, उन आधारों को हमें देखना होगा। तो अगर आप इसमें हेडिंग बना सकते हैं कि वर्ग संबंधों के अध्ययन के प्रमुख आधार क्या हैं, तो इसमें पहला आधार है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होना, दूसरा उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी होना, तीसरा इसमें आएगा उत्पादन का वितरण करना, चौथा इसमें आएगा वर्ग संघर्ष का होना और पांचवा आएगा सामाजिक परिवर्तन। भारतीय संदर्भ में भारत में वर्ग संबंधों का अध्ययन विशेष रूप से कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो भारत में भूमि के स्वामित्व के आधार पर ग्रामीण समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जमींदार एवं बड़े भूस्वामी, समृद्ध किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान, भूमिहीन और कृषि मजदूर। उसी प्रकार क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसको 2 तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। पूंजीपति वर्ग जो कि कारखानों, उद्योगों और पूंजी का स्वामी होता है, और उसी तरह क्या है मजदूर वर्ग है। मजदूर वर्ग में क्या होता है, श्रम प्रदान करने वाला वर्ग होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। निष्कर्ष में आप क्या बता सकते हैं, मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार वर्ग संबंधों का अध्ययन उत्पादन के साधनों, श्रम और संसाधनों के स्वामित्व तथा आय के वितरण के आधार पर किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण समाज में मौजूद आर्थिक असमानताओं, शोषण एवं वर्ग संघर्षों को समझने में सहायता करता है तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जनजाति क्या है? यह जाति से किस प्रकार भिन्न है? जनजातीय समाज की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले देखते हैं जनजाति क्या है। जनजातियां या जनजाति वे मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, जिनकी एक अलग संस्कृति है, अलग रीति रिवाज है, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती है। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज, सामान्य देवी देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक होते हैं, तो प्रकृति के निकट होता है। ये अपने समुदाय की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हैं। इन्हें बोलते हैं जनजाति। जनजाति जाति से अलग होती है। जाति मुख्य रूप से हिंदू समाज की विशेषता है। जाति की पहचान धर्म विशेष नहीं होती। जनजातियाँ अलग धर्मों से होती है, जैसे कि बौद्ध या पारसी। तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं जाति और जनजाति में अंतर क्या होते हैं और किस आधार पर होते हैं। तो आपको इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है आधार, फिर क्या होगा इसमें जनजाति, फिर इसमें क्या आएगा जाति। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, किस आधार पे करोगे और कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये इसमें ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ होगा इसका उत्पत्ति। तो जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राकृतिक और सामुदायिक आधार पर ये विकसित हुए हैं। जाति का क्या आएगा, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था का ये परिणाम है। निवास के आधार पर बात करें तो
प्राय जंगलों, पहाड़ों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। इसका क्या आएगा, गांवों, नगरों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। सामाजिक संरचना के आधार पर बात करें तो अपेक्षाकृत सरल एवं समानतापूर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं, पदानुक्रम ऊंच नीच पर आधारित होते हैं। फिर बात करते हैं इसमें व्यवसाय के आधार पर, तो जनजाति कृषि करती है, शिकार, पशुपालन, वनोपज और संग्रह आदि करती है। उसी प्रकार जाति क्या करती है, परंपरागत व्यवसायों से जुड़ी होती है। अगर सदस्यता के आधार पर इसको देखते हैं तो जनजाति सामुदायिक पहचान और क्षेत्रीय संबंध होते हैं इनके। वहीं जाति जन्म आधारित होती है। धर्म एवं संस्कृति के आधार पर देखें तो जनजाति अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं रखती है और जाति व्यापक धार्मिक सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इस प्रकार इनमें ये विशेष अंतर है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं, जनजातीय समाज की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें दो चीज़ पूछी गई थी, जनजाति की डेफिनेशन देख ली हमने, जाति से किस प्रकार भिन्न है वो देख लिया, जाति से किस प्रकार भिन्न है इसके सारे अंतर हमने देख लिए। फिर जनजातीय समाज की विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताओं में देखें तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तो ये किसी विशेष क्षेत्र, पहाड़ी इलाके या वन में निवास करते हैं। दूसरा क्या आएगा, इसका विशिष्ट भाषा और संस्कृति है। प्रत्येक जनजाति अपनी भाषा, बोली, रीति रिवाज, लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक परंपराएं रखते हैं। तीसरा, प्रकृति के निकट संबंधित है, प्रकृति से प्रेमी है और इनका जो जीवन है वो जंगल, भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। चौथी विशेषता इनकी क्या है, सामुदायिक जीवन है। जनजातीय समाज की सामूहिकता की भावना प्रबल होती है, लोग एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं। पांचवी विशेषता इनकी होती है पारंपरिक अर्थव्यवस्था। इनकी आजीविका मुख्यतः कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने और वनोपज संग्रह तथा हस्तशिल्प पर आधारित होती है। सिक्स्थ इसका क्या आएगा, महिलाओं की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति होती है। अनेक जनजाति समुदाय में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक समानता मिलती है। तो महिलाओं की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति होती है जाति के मुकाबले। फिर इसमें 7वें नंबर पर देखें तो मुखिया या पारंपरिक नेतृत्व होता है। जनजातीय समुदाय में एक मुखिया या परिषद होती है जो मुख्य समुदाय के विवादों का समाधान करती है। 8वां इसमें क्या विशेषता है, सीमित आधुनिक सुविधाएं हैं। जो जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार जैसी सुविधाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, उदारवादी उपागम के प्रमुख तत्व क्या है। तो उदारवादी उपागम जैसे कि लिबरल अप्रोच बोलते हैं, राजनीति के अध्ययन में व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र संस्थाओं तथा मानव अधिकारों के विशेष महत्व देता है। यह मानता है कि राजनीति व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में सहमति एवं सहभागिता को बढ़ावा देना है। इसके तत्व हैं, तो इसके कौन कौन से तत्व होते हैं उनकी बात करते हैं। इसमें आती है संस्थाएं। उदारवादी उपागम में राजनीतिक संस्थाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें केवल राज्य ही नहीं है बल्कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित और नागरिक समाज संगठन, विधायिका तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है, इसमें संस्थाएं होती हैं। फिर इसमें प्रक्रियाओं की बात करें तो उदारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर भी बल देता है। इसमें चुनाव, राजनीतिक सहभागिता, हितों का समेकन, राजनीतिक लामबंदी, निर्णय निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है। विभिन्न वर्गों और समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। राजनीतिक जागरूकता और जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। फिर इसके मूल्य की बात करते हैं कि इसके क्या क्या मूल्य हैं। उदारवादी उपागम का आधार कुछ मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्य पर टिका हुआ है। तो इनके जो आधार मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आएगा इसमें स्वतंत्रता, फिर इसमें आएगा समानता, मानवाधिकार, न्याय और सहिष्णुता इसमें शामिल होते हैं। तो ये इसके मूल्य हैं और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो उदारवादी उपागम के 3 प्रमुख तत्व हैं, संस्थाएं, परंपराएं, मूल्य। तो इन 3 तत्वों जो कि संस्थाएं, प्रक्रिया और मूल्य है वो राजनीतिक व्यवस्था को समझने का आधार प्रदान करते हैं। यह उपागम लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और राजनीतिक सहभागिता तथा सामाजिक न्याय को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 5, उदारीकरण ने मजदूर किसान आंदोलन पर क्या प्रभाव डाला। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, अगर हम इसको हेडिंग के थ्रू कर सकते हैं तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो भारत में 1991 के बाद नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इन नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सीमित करना था। इन परिवर्तनों का मजदूर और किसान पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
मजदूर आंदोलनों पर प्रभाव क्या पड़ा वो देखते हैं कि मजदूरों पर आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव देखते हैं, संगठित रोजगार की कमी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश के कारण, जो विनिवेश है उसके कारण स्थायी नौकरियों में कमी आ गई। अस्थायी एवं संविदा कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, ठेका प्रथा का विस्तार हुआ। उद्योगों में ठेका श्रमिकों की नियुक्ति बढ़ी, जिससे श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा कमजोर हो गई। तीसरा इसमें क्या प्रभाव पड़ा, ट्रेड यूनियन की चुनौतियां आई। निजी क्षेत्र के विस्तार से ट्रेड यूनियनों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो गया। चौथा, सामाजिक सुरक्षा उपाय हुए। श्रमिकों और बेरोजगारों की सहायता के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की, जैसे राष्ट्रीय नवीकरण कोष। फिर इसमें क्या है, किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़े। ये थे मजदूरों पर प्रभाव। अब देखते हैं इसमें किसानों पर क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा, कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। वैश्वीकरण के कारण किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। दूसरा किसानों पर प्रभाव क्या पड़ा, सब्सिडी पर प्रभाव। विश्व व्यापार व्यवस्था और आर्थिक सुधारों के कारण कृषि सब्सिडी संबंधी नीतियों पर दबाव बढ़ा। इससे किसानों में असंतोष उत्पन्न हो गया। तीसरा क्या हुआ, पेटेंट और बीज समस्याएं। बौद्धिक संपदा अधिकार और पेटेंट कानूनों के कारण किसानों को कई बार बाजार से बीज खरीदने पड़ते हैं। अनेक किसान संगठनों ने इन नीतियों का विरोध किया है। चौथा प्रभाव पड़ा, किसान आंदोलनों का विस्तार हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि एमएसपी, अभी लास्ट में क्या हुआ, 1.5 साल किसान आंदोलन चला था। कुछ कुविचार, कुनीतियां, एक ऐसा किसान कानून लाया जा रहा था जो किसानों के विरोध में था, इसलिए किसान आंदोलन इनके विरोध चला था, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते थे। ऋण माफी, कृषि लागत, बीज, उर्वरकों, कीमत जैसे मुद्दों पर किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। अब मिश्रित प्रतिक्रिया हुई इसमें कुछ, जैसे कि कुछ किसान और कृषि संगठन नई आर्थिक नीतियों को कृषि विकास और बाजार विस्तार के लिए लाभकारी मानते हैं। वहीं कई किसान और मजदूर संगठन इन छोटे किसानों और श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल मानते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कार्यक्रम व कानून बनाए गए। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। फिर भी इसकी हेडिंग बता देता हूँ कि आपको इसमें कैसे क्या करना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हमने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन करवाया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति का वर्णन करना है। तो उस क्वेश्चन को हमने भली भांति देख लिया था। इस क्वेश्चन में देखेंगे इसके लागू करने के लिए कार्यक्रम और कानून बनाए गए हैं उनके बारे में। तो लगभग आंसर सेम है। जैसे कि बताया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर अनेक कानूनों, योजना और संस्थाओं की स्थापना करती है। तो इसमें आर्थिक नियोजन और विकास के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। तो योजना आयोग 1950 में इसकी स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया। दूसरा, इसमें क्या किया गया, भू सुधार कानून पारित किए गए। तीसरा, हमने क्या किया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए 1948 में, 1936 में ये, 1986, 26 इस प्रकार क्या है, बहुत सारे अधिनियम हमने पारित किए जो कि आप इसमें देख सकते हैं। फिर चौथे में हमने क्या किया, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और फिर सम्मान सुविधा अधिनियम 1976 महिलाओं के संरक्षण हेतु कानून बनाए। फिर इसमें पांचवा हमने क्या किया, सामान्य वस्तुओं के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संसाधनों के प्रयोग के लिए पैमाने तय किए। इनमें शामिल है जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण, तो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया जिसमें जीवन बीमा, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर इसमें क्या है कि विधिक सेवा अधिकार अधिनियम 1987 लागू किया, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए लोक अदालतों की स्थापना की गई। फिर इसमें क्या है, खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड जो कि कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का विकास किया गया। फिर सामुदायिक विकास योजना, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जो कि ग्रामीण विकास योजनाएं थी। फिर इसमें अगला क्या आता है हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और बहुत सारे अधिनियम लाए गए। फिर इसमें आता है हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई गई जिसे कि पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। अगला 11वां हमारा क्या है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण किया गया जिसमें अस्पृश्यता अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 1989 अधिनियम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। इसी के साथ 12वें में इसमें क्या किया हमने, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण के लिए अधिनियम लाए। 13 में क्या किया हमने, सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास किया। फिर 14 में
कुछ राज्यों में गाय बछड़ों बैलों को काटने के लिए बूचड़खाना पर कानूनी प्रतिबंध लगाया। 15वीं में कुछ राज्यों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए तात्कालिक वृद्धा पेंशन शुरू की गई, जो कि इसकी शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में की गई थी। चौधरी देवीलाल द्वारा 100 रुपये वृद्धा पेंशन देकर शुरू की गई, जो कि आज के दिन 3100 से 3500 के बीच वृद्धा पेंशन प्रतिमाह दी गई है। 16वां इसमें क्या है, भारत में गुटनिरपेक्ष नीति और पंचशील नीति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया। तो इसमें क्या है, पशुधन संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, इस प्रकार बहुत सारे अधिनियम लाए गए, जो कि क्या है, हमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए और कानून बनाए, जो कि हमने इसमें विस्तार से देख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य और शक्तियाँ बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, कार्य, शक्तियाँ और निर्वाचन और इसके जो पदच्युत सारे देख चुके हैं हम कि उसको पद से कैसे हटाया जाए। अब देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री का परिचय देते हैं। सबसे पहले, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही सरकार का नेतृत्व करता है तथा देश की नीतियों और प्रशासन को दिशा प्रदान करता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कि है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। यदि नियुक्ति व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो अगर प्रधानमंत्री से घोषित कर दिया जाता है तो किसी भी सदन का उसे हिस्सा बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये हमारा क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित आ गया। अब प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यों की बात करें तो मंत्रिपरिषद का गठन करता है, विभागों का आवंटन करता है, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी होती है। कैसे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार के निर्णय और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र साधता है, फिर संसद में नेतृत्व करता है, समन्वय स्थापित करता है। अब बात करते हैं इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। तो इसमें क्या करता है, प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो मंत्रियों पर इसमें नियंत्रण करता है, कैबिनेट का नेतृत्व करता है, कैबिनेट की कार्यसूची तय करेगा, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में निर्णायक भूमिका निभाएगा। फिर प्रशासनिक शक्तियाँ संभालता है, जैसे कि संपूर्ण प्रशासन को दिशा प्रदान करना। विधायक शक्तियाँ देखता है, राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। फिर देखते हैं इसके मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बारे में। तो इसकी मंत्रिपरिषद, जैसे कि सभी स्तर के मंत्रियों का समूह क्या होता है, वरिष्ठ मंत्रियों का छोटा समूह होता है। मंत्रिपरिषद आकार में बड़ी होती है, वहीं कैबिनेट क्या होती है, आकार में छोटी होती है। मंत्रिपरिषद संवैधानिक संस्था है, वहीं मंत्रिपरिषद का आंतरिक एवं शक्तिशाली भाग है। सभी मंत्री सदस्य होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। ये कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के बीच में डिफरेंस आ गया। अगर कैबिनेट की प्रमुख कार्य की बात करें तो सरकारी नीतियों का निर्धारण, प्रशासनिक कार्यों का संचालन, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। तो ये इसके है। फिर देखते हैं इसका सामूहिक दायित्व क्या है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण सिद्धांत सामूहिक दायित्व है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों पर समान रूप से लागू होते हैं। यदि कोई मंत्री निर्णय से असहमत है तो उसे पद छोड़ना पड़ सकता है। तो ये प्रधानमंत्री की हमने पूरा परिचय देख लिया इसमें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, कैसे कार्य करता है, कैसी उसकी शक्तियाँ हैं, क्या महत्व है। तो इसके बारे में पूरा हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। संप्रदायवाद की दृश्य अवधारणा से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्मों ने इसे बढ़ाने में कहाँ तक योगदान दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है अगर आप इसे आसानी से समझोगे तो। जिसे संप्रदायवाद बोलते हैं, जो कि कम्युनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी धार्मिक समुदाय के हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखा जाता है तथा अन्य समुदाय के प्रति अविश्वास, भेदभाव और विरोध की भावना विकसित की जाती है, तो उसे संप्रदायवाद की भावना बोलते हैं। इसकी दृश्य अवधारणा का तात्पर्य उन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से है जिसमें धर्म के आधार पर लोगों को संगठित करके अलग पहचान और हितों की राजनीति की जाती है। संप्रदायवाद
केवल धार्मिक आस्था नहीं है बल्कि धर्म का राजनीति और सामाजिक उद्देश्यों के लिए उपयोग भी है। यह राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती मानी जाती है। तो संप्रदाय एक नेशन के लिए, एक राष्ट्र के लिए खतरा है जो कि बहुत सारी चुनौतियां खड़ी करता है। भारत में संप्रदायवाद के विकास में धर्मों का क्या क्या योगदान रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं सांप्रदायिकता और हिंदू धर्म, इसे बोल सकते हैं हिंदू संप्रदायवाद भी बोल सकते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलनों ने हिंदू पहचान को मजबूत किया। कुछ संगठन ने गोरक्षा, हिंदी भाषा, धार्मिक पहचान जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। समय समय पर धार्मिक प्रतीकों और आंदोलनों का राजनीतिक उपयोग भी इसमें देखने को मिला। आज के दिन भाजपा सरकार इसका प्रचुर क्या करती है, प्रचार करती है और इसको अपनी साइड लेकर चलती है। इसको अपना प्रमुख एजेंडा बना रखा है। चुनाव होते हैं हिंदू मुस्लिम के बेस पे। आपने हिंदू अगर देखा होगा, आज के दिन भारत की राजनीति में कोई विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। सभी ये देखने की मैं इस धर्म का ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सिख का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ईसाई का कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम का कर रहा हूँ, मैं हिंदू का कर रहा हूँ। तो ये बोलते हैं सांप्रदायिकता और हिंदू धर्म। अब इस्लाम और सांप्रदायिकता क्या है। ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ाया था, जिसका कारण क्या है, 1947 में भारत का विभाजन होना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और पृथक निर्वाचन की मांग ने सांप्रदायिक राजनीति को बदल दिया। बाद में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग ने विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार की और 1947 में भारत से अलग हो गए। थर्ड है ईसाई धर्म और सांप्रदायिकता। ईसाई समुदाय जो कि औपनिवेशिक काल में मिशनरी गतिविधियों के कारण धर्मांतरण के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हुए। कई क्षेत्रों में धर्मांतरण और पुनर्धर्मांतरण को लेकर सामाजिक तनाव देखने को मिला। हालांकि अधिक ईसाई संस्थाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं, कुछ नेगेटिव हैं। फिर बात करते हैं सिख धर्म और सांप्रदायिकता की। सिख धर्म और राजनीतिक संगठनों ने समय समय पर अपने समुदाय के अधिकारों और पहचान की मांग उठाई है। कुछ अवसरों पर क्षेत्रीय और धार्मिक मांगों ने सांप्रदायिकता तनाव को जन्म दिया है। पंजाब से जुड़े कुछ आंदोलनों ने धार्मिक पहचान का राजनीतिक उपयोग भी देखा है। आज के दिन भारत में मुद्दा है कि खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसको एजेंडा बनाया जा रहा है। कुछ केंद्र सरकार द्वारा इसका फायदा उठाया जा रहा है कि पंजाब सरकार पर कब्जा कर लिया जाए या उनका मतलब जो भी है उनका फ़ायदा उठाया जाए। इधर पंजाब सरकार फ़ायदा उठाती है कि हाँ सिखों पर शोषण हो रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, तो लोगों को उधर भड़काया जा रहा है। तो पंजाब से जुड़े कुछ आंदोलन हैं जो कि धार्मिक पहचान का राजनीतिक उपयोग इसमें देखने को मिला है। ये इस क्वेश्चन का हमें निष्कर्ष है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, भारत धर्मनिरपेक्षता के लिए कठिनाइयों के मुख्य कारण क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें क्या है, बहुत सारे धर्म हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एकता के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत सारी कठिनाई हैं। तो उसके कारण क्या है, धर्म का राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग करना। तो धर्म का राजनीतिक शस्त्र के रूप में उपयोग करोगे तो धर्म कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं बनेगा। तो धर्म का राजनीतिक उपयोग होगा जब तक ऐसा ही होगा। दूसरा कारण है सहनशीलता का अभाव। तो सहनशीलता क्या है, साधारण लोगों में अपने धर्म के प्रति कट्टरता और दूसरे धर्म के प्रति घृणा देखा जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और असहनशीलता का परिचय देते हैं, जिससे धर्मनिरपेक्षता पर चोट पहुंचती है। फिर आता है धार्मिक श्रेष्ठता की भावना। कुछ समुदाय में अपने धर्म को सर्वोत्तम, दूसरे धर्मों को निम्न मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला है सामाजिक असमानताएं देखी जाती हैं। जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं आज भी विद्यमान है। आप बात करते हो हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन उसी हिंदू राष्ट्र में, उसी हिंदू धर्म के लोगों में क्या है, जाति विभिन्नता पाई जाती है। उसी में आप क्या है, दो लोग हो, उसमें आप पूछते हो कि कौन ऊंची जात का है या नीची जात का है, इसको इससे पानी नहीं पीने दिया, इससे पानी नहीं पीने दिया जाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। तो कैसे बनेगा? अगर लेना है तो सभी को साथ लेके चलो, नहीं तो ये भावना छोड़ दो जो कि राष्ट्र को तोड़ने का काम करती है। जो अंग्रेजों ने किया था वो आज आप कर रहे हो। किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए आप देश में टुकड़े गैंग बना रहे हो। आर्थिक असमानताएं, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता भी धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौती है। कई बार आर्थिक लाभ और असुविधाओं के कारण धार्मिक तनाव और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। एक दूसरे में संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना, जिसे बोलते हैं सांप्रदायिकता और घृणा की भावना। विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच में अविश्वास, पूर्वाग्रह और घृणा की भावना सांप्रदायिक संघर्षों को जन्म देती है। दंगे, हिंसा, धार्मिक विवाद धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर खतरा है। इसमें क्या है, शिक्षा और जागरूकता की कमी भी इसका एक मेन पॉइंट है। मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। मीडिया अगर बायस्ड हो जाएगी, सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें दिखाई जाएंगी, झूठा प्रचार किया जाएगा, तो इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये सांप्रदायिकता को भड़काएंगे।
अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, लेकिन हम सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्राम स्वराज। इसके में देखते हैं शॉर्ट आंसर है हमारे ये, तो छोटे छोटे आंसर है, इनको देखेंगे। तो ग्राम स्वराज महात्मा गांधी की राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा का महत्वपूर्ण आधार है। गांधी जी का क्या मानना था कि वास्तविक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और गांव प्रशासन की मूल इकाई बने। उनके अनुसार भारत का विकास गांव के विकास से ही संभव है। गांधी जी ने महासागरीय वृत्त ओशियन सर्कल की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्येक गांव एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे, किंतु अब अन्य गांवों के साथ सहयोग और पारस्परिक निर्भरता भी बनाए रखें। अब इसमें ग्राम स्वराज की प्रमुख विशेषता क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, ग्राम पंचायतों को स्थानीय और प्रशासन का अधिकार, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी गांव, लोकतांत्रिक भागीदारी और जन सहयोग, अहिंसा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो गांधी जी के अनुसार प्रत्येक गांव को एक पूर्ण गणतंत्र होना चाहिए जो कि अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो और लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित हो। अब देखते हैं इसके मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना तथा राज्य की शक्तियों पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित करना। अगर बात करें संविधान के 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था। तो प्रारंभ में संविधान में 7 मूल अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया। वर्तमान में आज के दिन के हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। आप इनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 के अंदर आता है और समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 और 18 के अंदर। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। तो मूल अधिकार नागरिकों को मनमानी सरकारी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाती है। इन्हें भारतीय लोकतंत्र की आत्मा और आधारशिला माना जाता है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जिनकी अगर जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हो तो इनकी डिटेल में जानकारी दी गई थी, इसमें डिटेल में पढ़ाया गया था। ये हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, जो कि हम ऊपर के क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं करेंगे। अगला है नेक्स्ट हमारा एक दलीय प्रणाली। तो न्यायाधीश के सारे काम कर लिए थे, क्या कार्य है, नियुक्ति का और हटाने की प्रक्रिया, कि कौन क्या कंट्रोल कर सकता है, संसद में कितना जिक्र हो सकता है, इसके पूरे आंसर को हमने कर रखा है। एक दलीय प्रणाली क्या होती है? एक दलीय प्रणाली के बारे में बात करेंगे। एक दलीय प्रणाली वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति मुख्य रूप से एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होती है और वही दल राज्य की नीतियों एवं प्रशासन को नियंत्रित करता है। राजनीतिक विचारक कर्टिस के अनुसार एक दलीय व्यवस्था सत्तारूढ़ दल इतना प्रभावी होता है कि अन्य दलों का प्रभाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, उन्हें कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। एक दलीय प्रणाली के गुण क्या हैं, उन गुणों को देखेंगे। तो विभिन्न दलों के संघर्ष के अभाव में यह राष्ट्रीय एकता को कायम रखती है, क्योंकि सभी नागरिक एक विचारधारा में बंधे हैं। एक ही दल की कार्यपालिका मंत्रिमंडल होने के कारण यह स्थायी सरकार की जनक है। किसी दूसरे दल के प्रभाव के बिना इसे सुदृढ़ मजबूत शासन की स्थापना होती है। लंबे समय तक एक ही सरकार रहने के कारण इसमें दीर्घकालीन योजनाओं को लागू करना संभव है। सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध न होने के कारण शासन के निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, जिससे शासन में दक्षता आती है। ये एक दलीय प्रणाली के गुण हैं। एक दलीय प्रणाली के दोष के बारे में जाने तो इसके दोष कमियां क्या है? यह प्रणाली नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने वाली और होने के कारण अलोकतांत्रिक है। यह प्रणाली निरंकुशता को जन्म देती है। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। यह लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने में असमर्थ है। इसमें विरोधी दल सकारात्मक भूमिका अनुपस्थिति है। इसमें चुनाव एकमात्र ढोंग है। यह बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है, इसे लोकतांत्रिक नहीं बोला जा सकता। यह अलोकतांत्रिक सरकार है, जो कि बहुत सारे देशों में देखे जा सकते हैं, जैसे कि चाइना जैसे देशों में। तो यहाँ ये हमारी 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देख लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वैसे आप देख सकते हैं, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को आगे बता देना। आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 में से आपको 5 करने हैं। 5 आप इजीली कर पाओगे। कोई एक आधा क्वेश्चन बाहर आ गया तो ठीक है, वरना आप पूरा क्वेश्चन एंड आंसर जितने भी होंगे आप सारे अटैम्प्ट करोगे, और आपको गारंटी के साथ लिख के बोल सकता हूँ कि 90+ मार्क्स इसमें प्राप्त होंगे। तो इसलिए जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है उसके लिए बेनिफिशियल है। इसके लिए हम
प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर और लाने वाले हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।